जय हिंद, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ। मैं हूं मोहम्मद आसम। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम किताब हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में आपको करा रहा था, जिसमें मैंने पार्ट 1 लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था। आज मैं पार्ट 2 आपको लेक्चर यहां दे रहा हूं, जिसमें हम यहां बात करेंगे आज हम बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स की और एंग्लो मराठा वॉर्स की। इन दो वॉर्स के बारे में हमको यहां पर डिस्कस अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम यहां पर रिकलेक्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, बहुत इजी पार्ट है, ये बहुत ही इजी पार्ट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। कहानी है बेसिकली जो आपको सुननी है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं उसमें फ्लो चार्ट क्रिएशन कर पाता। तो जहां तक जो हुआ है वो मैंने बना दिया है आपको। अपने हैंड रिटन नोट्स भी मैं ले आया हूं। तो पहले कोशिश करूंगा कि मैं आपको 5-6 स्लाइड्स के अंदर पूरा मैसूर समझा दूंगा। फिर हम लोग जो उसका रिटन वाला पोर्शन है या जो आपके स्पेक्ट्रम बुक में फैक्ट दिए हुए हैं उनको भी गो थ्रू करेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर इजीली कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यार, जब मैंने लास्ट वाला चैप्टर आपको लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था, तो मैं आपको अगर रिकलेक्ट कराऊं तो मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू किया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कंसोलिडेशन करना। वो कैसे उन्होंने शिकंजा कसा, इस कहानी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा था कि शिकंजा कसने का तरीका उनके पास दो थे। एक तरीका था वॉर, लड़ाई लड़ ली, हेड ऑन लड़ाई हो गई, एक दूसरे पार्टी को हरा दिया उन्होंने अंग्रेजों ने और उनकी टेरिटरीज को कब्जा कर लिया। एक तरीका था लड़ाई करना। दूसरा तरीका था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मैंने आपको डिस्कस कराया था दैट 3 तरीके थे। एक तो रिंग फेंस पॉलिसी, कि भैया रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी कि मान लीजिए इंडिया कोई एक एरिया है, ये कोई एक एरिया है फॉर एग्जांपल। व्हाट वाज द रिंग फेंस पॉलिसी कि मान लीजिए ये एरिया अंग्रेजों के कब्जे में है, तो जहां तक अंग्रेज या ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, यहां पर उनका कब्जा है, उसके अगल बगल वाले जो स्टेट्स होंगे उस पर डायरेक्ट कंट्रोल ना करके उनको बफर स्टेट बनाना। यानी कि कभी कोई दूसरा बाहर का आदमी अगर अटैक करेगा अंग्रेजों के इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे, तो पहले ये बफर स्टेट होंगे जो एक तरह का कुशन की तरह काम करेंगे, है ना। इस पे कंट्रोल नहीं किया। जैसे अवध की बात करें, मैंने आपको ही कहा था कि अवध को कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रखा, उसको बफर स्टेट बना लिया था उन लोगों ने, है ना। मान लीजिए बाहर से अटैक होगा, जैसे मान लीजिए अफगान का डर था, अफगानी अटैक होते थे, तो अफगान इन्वेजन अगर कभी होगा तो पहले ये स्टेट्स जो है वो रडार में आएंगे और तब तक अंग्रेजों को पता चल जाएगा, अंग्रेज उस हिसाब से अपने आप को रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये था रिंग फेंस पॉलिसी। फिर मैंने आपको कहा था सब्सिडरी अलायंस, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा साथ में। और इसके अलावा एक तरीका और था, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो बहुत बाद में आएगी जब हम देखेंगे डलहौजी का पीरियड आएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे जहां हमने जो हमने पहले वाले पार्ट में समझे थे, जिसके हिसाब से अंग्रेजों ने शिकंजा अपना कसना शुरू किया था। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, हमने कहा था ना कई पार्ट्स, तो बंगाल पे उन्होंने शुरू किया। पहले कंपनी साउथ में थी, साउथ के बाद एंग्लो फ्रेंच राइवलरी लड़ रही थी और फिर वहां से सीधे बंगाल पहुंचती है। मैंने उसके रीजंस भी आपको साफ साफ बताए थे कि भाई रीजन यही है कि बंगाल बहुत प्रॉस्पेरस था। बंगाल जो है वो बहुत ज्यादा, जो इंटरनल इंडिया के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे थे उससे काफी दूर था। बंगाल में से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया था बंगाल का, एंड दैट इज वाई हम समझ सकते हैं कि बंगाल क्यों कंपनी जो है वो मूव करी होगी। और 1651 से लेकर 1770 तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल बंगाल पे बन गया था। यानी कि उसने शिकंजा 1651 से लेकर 1717 तक उसने अपना शिकंजा बना लिया था। यानी द ग्राउंड्स वर प्रिपेयर्ड कि किस प्रकार से उसने अपने बीज बो दिए थे और अब जरूरी था कि एक लड़ाई हो जाए। डिप्लोमेसी उसने कर ली थी, नेगोशिएशंस उसने मुगलों से या मुगलों के लेटर मुगल से कर लिए थे, है ना। मैंने आपको कहानी बताई थी जो लेटर मुगल्स हुआ करते हैं उनकी कहानी, और फिर मैंने आपको और भी नवाबों की कहानी बताई थी। मुर्शिद कुली खान, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को भेजा था बंगाल एज दीवान ऑफ बंगाल। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। और उसके बाद अब क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, यानी कि मुगल्स एक तरह से क्या हो गए, वीक हो गए, मुगल्स वीक हो गए। तो जब मुगल्स वीक हुए तो औरंगजेब की डेथ के बाद हमने देखा कि कंट्री में अलग अलग जगह अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स का राइज होने लगा और पावरफुल होने लगे, है ना। हमने देखा मराठास को, हम देखेंगे बंगाल को, हम देखें अवध को। तो ये सारे स्टेट्स, मैसूर, निजाम, हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स अब उदय होने लगे क्योंकि एक पावरफुल किंगडम की बिखर गया था। और ये हमेशा हुआ है, हमने ये एंशिएंट टाइम से देखा था। मौर्यास का डिक्लाइन हुआ, उसके फिर बाद हमने देखा कि सातवाहंस एंड ऑल दीस पीपल, सुंगा, कानवा, ये समाना शुरू हो जाते हैं। हर जगह होता है ये हमेशा। फिर हमने देखा था गुप्ता टूटा, तो उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में वी सॉ की वाका टाका एंड देन वी सॉ की अलग अलग जगह पे हम
देखते हैं कि प्रिंसिपालिटी टूटने लगते हैं, है ना। सिमिलरली जब देखा गुर्जर प्रतिहार टूटा, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर भी चंदेलास एंड चौहान एंड परमार एंड गढ़वाल्स, तो ये थ्रू आउट हम एंशिएंट मेडिवल देखते आ रहे हैं। सिमिलरली जब मुगलों का पतन हुआ या औरंगजेब की डेथ होती है, तो उसके बाद जो लेटर मुगल्स आते हैं वो वीक होते हैं और लेटर मुगल्स नहीं संभाल पाते हैं और भारत में अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स का उदय होता है। ये हम चीज देख चुके हैं। और कौन कौन से मैंने डिस्कस करने को बोले हैं इस चैप्टर के अंदर? बंगाल डिस्कस करेंगे, हम मैसूर डिस्कस करेंगे, हम मराठा डिस्कस करेंगे, हम सिंध को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये 3 4 5 हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। और ये हम समझेंगे। अभी हम बंगाल समझ चुके हैं। बंगाल में मैंने आपको मुर्शीद कुली खान की बात बताई थी कि भाई औरंगजेब ने उसको भेज दिया था 1700 में, उसको बंगाल भेज दिया था एज दीवान। एंड देन वहां वो पावरफुल होने लगा, अपने आप को उसने नवाब डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद अली वर्दी खान तक मैंने आपको डिस्कस किया था। तो फ्रॉम मुर्शीद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक बंगाल अंडर द कंट्रोल था ऑफ नवाब्स, बंगाल के नवाब के कंट्रोल में था। और अली वर्दी खान के समय तो इतना हो गया था कि बंगाल ने मुगल एम्परर को ट्रिब्यूट भी पे करना बंद कर दिया था, ट्रिब्यूट भी पे नहीं कर रहा था। बंगाल इतना पावरफुल हो गया था। लेकिन अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई। जब सिराजुद्दौला गद्दी पे आया, सिराजुद्दौला बहुत ही यंग था, बहुत ही एनर्जेटिक था। ताक बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही यंग आदमी है। लेकिन यंग आदमी, आप एनर्जेटिक हो बट यू डोंट हैव अ गुड टेम्परामेंट, यू आर इल टेम्पर्ड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हमने कई सारे ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स को देखा कि यंग खिलाड़ी हैं, एकदम ताबड़तोड़ T20 के प्लेयर्स हैं, लेकिन कभी कभी टेम्परामेंट मिस करते हैं, इसलिए वो टेस्ट मैचेस या फिर वनडे में फेल हो जाते हैं। क्योंकि वनडे और टेस्ट मैच का टेम्परामेंट इज डिफरेंट, और वो खिलाड़ी का टेम्परामेंट सिर्फ ऐसा है जो बस आओ मार काट करो, एकदम बॉलों को मारो पीटो, बस छक्का चौका और बस जीत के चले जाओ। यही बात सिराजुद्दौला में थी कि भाई ही वॉज यंग, ही वॉज एनर्जेटिक, बट ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड टेम्परामेंट। और हुआ यही कि बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। आई टोल्ड यू ऑल द चैलेंजेस। राइवल्स क्लेम कर रहे थे, है ना, अंग्रेज ग्रो करना चाहते थे, एक्सपैंड कर रहे थे, और इस सिनारियो में सिराजुद्दौला ने कुछ गलतियां करी, एंड ही पेड द प्राइस फॉर दैट। एंड फिर होती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर का मीर जाफर, देन मीर कासिम, एंड देन बैटल ऑफ बक्सर। ये कहानी डिस्कस कर ली थी। फिर मैंने आपको डुअल गवर्नमेंट के बारे में बताया था, 1765 से लेकर 1772 तक की कहानी, डुअल गवर्नमेंट, जहां पर नवाब जो हुआ करता था, या फिर मैं कह सकता हूं नवाब बेसिकली वाज द पपेट इन बंगाल, और पपेट था और बाकी अंग्रेज जो है वो रूल कर रहे थे। तो दोनों लोग थे, नाम इन द नेम ऑफ जो है वो नवाब के नाम में काम हो रहा था, और बैक एंड से कंपनी वाज देयर। तो डुअल गवर्नमेंट यहां पर चलने लगी थी, ठीक है। जब ये कहानी हमने बंगाल की पूरी समझ ली, तो बंगाल की कहानी के साथ अब यहाँ कहानी मैसूर की है और कहानी मराठा की है। देखिए कहानी को देखो, सिंपल, इट्स अ स्टोरी, जहाँ ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। इट्स सिंपली अ स्टोरी कि कैसे हुआ ये, मैसूर कैसे कब्जा हुआ, मराठा पे कैसा कब्जा हुआ, है ना। इतना बात पिक्चर दिमाग में लेके चलो कि हमें समझना क्या है, कि जैसे हमने बंगाल की कहानी समझ ली, अब वैसे ही समझेंगे कि कैसे मैसूर पे कब्जा हुआ, कैसे मराठा पे हुआ। तो आज हम इन दोनों का कब्जा करवा के रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले मैसूर को समझना है तो थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूं मैं। देखो नीचे वाला हिस्सा, मैंने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था आपको कि ये वाला हिस्सा जो है वो विजयनगर का अंपायर था, जो 1336 में स्टैब्लिश हो गया था। और जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये एक टाइम पे बहामनी किंगडम हुआ करता था। अगर याद आ रहा हो आपको मेडिवल हिस्ट्री, आपने थोड़ा मेरी सीरीज देखी होगी, तो ये पूरा एरिया बहामनी किंगडम का हुआ करता था, है ना। और बहामनी किंगडम जो है और विजयनगर अंपायर का टसल हुआ करता था। नॉर्थ इंडिया में कहानी उस वक्त दिल्ली सल्तनत की शुरू हो चुकी थी। तो बहामनी किंगडम और विजयनगर अंपायर का टसल होता रहता था। एक टसल जब लास्ट में हुआ, जिस बैटल के बाद विजयनगर अंपायर टोटली खत्म हो गया। और बहामनी किंगडम जो है, बहामनी किंगडम एक तरह से और मतलब बहामनी किंगडम बिकेम विक्टोरियस, वो बैटल हुआ, विजयनगर अंपायर खत्म हुआ, विजयनगर अंपायर डिक्लाइन हुआ। विजयनगर अंपायर के बहुत सारे टेरिटरीज जो है ये बहामनी किंगडम के रूलर्स ने ही एक्वायर कर लिए। जाहिर सी बात है, हरा दिया है तो बहुत सारा टेरिटरी विजयनगर अंपायर पे जो है वो बहामनी का कंट्रोल हो गया। और जो बचा कुचा टेरिटरी था विजयनगर अंपायर का, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना। उसी में से यहाँ पर एक स्मॉल किंगडम था जिसका नाम था मैसूर, और मैसूर जो था वो अंडर वोडियार डायनेस्टी था। यहाँ पर वोडियार जो है वो रूल करने लगे थे, ठीक है। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आ गई। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा तो कौन सी लड़ाई है जो बहामनी किंगडम और विजयनगर अंपायर के बीच में हुई थी, जिसपे यहाँ पर विजयनगर अंपायर का डिफीट माना जाता है कि विजयनगर अंपायर डिफीट हो गया था, है ना। और आपको ये भी याद होगा कि बहामनी, अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, तो ये भी आपको याद होगा कि बहामनी किंगडम जो है बाद में डिक्लाइन हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू 5 स्टेट्स, है ना। ये भी हमने देखा था, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकोंडा हो गया, बिदार हो गया, बिरार हो गया। ये 5 स्टेट्स में जो है बहामनी किंगडम भी ब्रेक हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, कैसे मैसूर जो है वो पिक्चर में आता है इतिहास में। पहली बार मैसूर कैसे पिक्चर में आया, होपफुली यहां पर आपको बात क्लियर हो गई।
तो विजयनगर एम्पायर गॉट अ बिग ब्लो, मैंने बता दिया आपको, है ना। सम एरियाज कैप्चर्ड बाय बहामनी किंगडम, कुछ एरियाज को बहामनी किंगडम ने कैप्चर कर लिया और बाकी जो है वो अपने आप ब्रेक डाउन हो गए। और ब्रेक डाउन होने के बाद फिर आप देखोगे कि इन्हीं स्मॉल किंगडम्स में से एक स्मॉल किंगडम था जिसका नाम है मैसूर, और वहां पर एक हिंदू किंगडम का इमर्जेंस देखने को मिलता है और मैसूर जो है वो वॉडियार्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहीं से आप देखोगे शुरुआत होती है मैसूर के एक्सपेंशन होने की। जब ये मैसूर वॉडियार्स के अंदर था तो अब ये एक छोटा सा जगह था, राइट, मैसूर, और वहां से अब यहाँ पर जो रूलर थे, जो वॉडियार्स थे, वो अब यहाँ मैसूर की पावर को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। मैसूर की पावर एक्सपैंड होने का एक और रीजन कि बहामनीज भी वहां पर अब डिक्लाइन होने लगे और वॉडियार की पावर अपने आप यहाँ पर एक्सपैंड होने लगती है, मतलब दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देमसेल्व्स, और उनके ये यहाँ पर रूलर जो है बड़ा अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंशन होता है मैसूर का। लेकिन आप देखोगे कि 1734 में एक राजा बनता है जिसका नाम था यहाँ पर कृष्णराज वोडियार, ठीक है, कृष्णराज वोडियार टू उसका नाम था 1734 में। अब ये जो राजा था ना मैसूर का, इसको स्टेट ऑफ अफेयर्स में, स्टेट की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और ये सारे काम करता था, स्टेट के इंटरेस्ट में ध्यान नहीं देता था। और इसके दो मंत्री थे, जिसका एक का नाम यू विल फाइंड नंजराज और एक का नाम था देवराज। तो एक्चुअली देखोगे तो रियल पावर्स वर इन द हैंड ऑफ दीज टू मिनिस्टर्स, और ये जो राजा था कृष्ण राजा वोडियार, ये ज्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज और है कि इसी राजा ने कृष्ण राजा वोडियार ने एक टाइटल लिया था, जिसका उसने टाइटल लिया था, ही टुक द टाइटल ऑफ चिक्का कृष्ण राजा, ये इसका टाइटल था, ठीक है ना। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अब मैसूर एक टाइम पे इतना एक्सपैंड कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन मैसूर ने किया, बट एक राजा ऐसा आ गया 1734 में जो कि मैसूर के पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर मैसूर के एक्सपेंशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है ना। और जब ये राजा है तो अब समझने वाली बात यह कि इन दिस सिचुएशन हैदर अली जो है वो मैसूर की आर्मी को ज्वाइन करता है, एक हॉर्समैन, घुड़सवार की तरह, एक सिपाही की तरह जो है हैदर अली ज्वाइन करता है। अब हैदर अली आप देखिए, इसकी बात देखिए आप, हाउ इज ही कॉन्ट्रास्ट विद दी सिराजुद्दौला। हैदर अली ही ज्वाइन द मैसूर आर्मी एज अ घुड़सवार, हॉर्समैन, सिपाही। ही इज इलिटरेट, पढ़ना उसको आता नहीं है, ही इज अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा है नहीं वो। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, राजा आपको बनना है तो यू शुड हैव टैलेंट, यू शुड हैव डेयरिंग पर्सनैलिटी। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। यही आपको मैं इस एग्जाम के लिए कहता हूं, आप ये जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में यू शुड हैव टैलेंट। पढ़ाई तो कोई भी कभी भी कर सकता है, इलिटरेट हो, अनएजुकेटेड हो, एजुकेट हो जाओगे, लेकिन टैलेंट नहीं बना पाओगे। टैलेंट इज समथिंग जो गॉड गिफ्टेड होता है। टैलेंट इज समथिंग, भाई ये टैलेंट है हमारा। पर्सनालिटी इज समथिंग जो आपकी पहले से होती है कि उसको बस आपको निकालना है बाहर। तो पर्सनालिटी या टैलेंट तो आपका होता है, नहीं होता है तो दिक्कत है, लेकिन अगर है, आप थोड़ी सी मेहनत करिए, एजुकेट हो जाइए, यानी कि बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लीजिए और आप लिटरेसी आपको मिल जाएगी, बढ़िया सारा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, देन यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम दिस एग्जाम। हैदर अली इलिटरेट था, एजुकेटेड नहीं था, बट ही वॉज वेरी मच टैलेंटेड और बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी का व्यक्ति था। और बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी वो बहुत जल्दी जल्दी उसको मैसूर की आर्मी में प्रमोशन मिला, और प्रमोशन मिलते मिलते वो कमांडर इन चीफ बन गया। जब वो कमांडर इन चीफ बना तो कमांडर इन चीफ बनने के बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। कृष्ण राजा, चिक्का कृष्ण राजा, वो अभी भी अपने मतलब ऐशो आराम में जी रहे हैं, है ना, डांस वांस चल रहा है, मैं गाना वाना सुन रहे हैं, मैं आया हूं यूपी बिहार लूटने, सब गाना चल रहा है, इज एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। और वहीं पर अब इस वक्त आप देखोगे, यू विल फाइंड हैदर अली इज राइजिंग टू पावर। हैदर अली को समझ में आ रहा है कि यार निजाम अटैक कर रहा है, मराठा अटैक कर रहा है, और अटैक भी क्यों कर रहा है, बिकॉज मैसूर जो है ना वो बड़ा ही रिसोर्सफुल एरिया था, बड़ा ही रिसोर्सफुल एरिया मराठास का था। मराठास में आप देखोगे तो वहां पर आपको संदलवुड, वहां पर आपको गोल्ड, कुलार गोल्ड वाइन्स मिलेंगे, वहीं पर माला आपको ये सी पोर्ट भी मिलेंगे, है ना। उसके अलावा बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स आपको मिलेगा कर्नाटका में। सो कर्नाटका इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, तो बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज वाई निजाम, कभी मराठा, ये मैसूर पर अटैक करते रहते थे, और मैसूर जो है वो लुटता जा रहा था। हैदर अली को लगा कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि मैसूर को एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट रूलर की जरूरत है, और कृष्ण राजा वोडियार जो है वो इस लायक नहीं है। और फिर यहां पर मैसूर का तख्ता पलट हो जाता है, और हैदर अली जो है वो कृष्ण राजा को एलिमिनेट करके नाउ ही बिकम्स द किंग ऑफ मैसूर, ही बिकम्स द रूलर ऑफ मैसूर, ठीक है। और इससे पहले वो रूलर बनता, जब वो कमांडर इन चीफ है ना, तभी उसके आप कार्य देखिए, एक्शंस देखिए, व्हाट ही इज डूइंग एज अ कमांडर इन चीफ ऑल्सो। व्हाट ही इज डूइंग, पहला उसने काम किया कि उसने कमांडर इन चीफ, मिलिट्री का हेड हो गया, अब वो अपनी मिलिट्री को, अपने आर्मी को, ही इज गिविंग द ट्रेनिंग ऑन द लाइंस ऑफ वेस्टर्न लाइंस। जैसा वेस्टर्न नेशंस अपने आर्मी को ट्रेन करते हैं, उसी लाइंस पे, उसी तर्ज पे वो अपनी आर्मी को यहां पर ट्रेन कर रहा था।
और दूसरा बात, उसने दिंडीगुल में, तमिलनाडु में है, वहां उसने एक कैनन फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, कैनन फैक्ट्री, गोले असला बारूद की। ये स्टेप अंग्रेजों को बड़ा परेशान कर गया कि यार ये क्या हुआ। मतलब ही हैज स्टैब्लिश, फ्रेंच की मदद से, फ्रेंच एक्सपर्ट्स की मदद से हैदर अली ने कैनन फैक्ट्री स्टैब्लिश करी दिंडीगुल में, तमिलनाडु में। एंड दिस बेसिकली अलार्म्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना पावरफुल हो गया है हैदर अली। और हैदर अली का थ्रेट अंग्रेजों को समझ में आ रहा था कि ये आदमी चल के ना आगे थ्रेट क्रिएट करेगा, क्योंकि जब तक कृष्ण राजा वोडियार था तब तक कोई टेंशन ही नहीं थी अंग्रेजों को। उनको लगा था ठीक है, कभी भी ऐसा मारेंगे, ऐसा कर देंगे और खत्म हो जाएगा मैसूर। बट हैदर अली का राइज जो है वो थोड़ा सा अंग्रेजों को यहां पर परेशान कर रहा था। ठीक है, तो Mysore still had a weak ruler, Chikka Krishnaraja, due to which Marathas and Nizam made continued attacks on Mysore. This made Mysore financially and potentially weak. लगातार वीक हो रहा था Mysore. हैदर अली overthrew Krishnaraja, becomes the Sultan in 1761. अब वो यहां पर बन जाता है राजा, मैसूर पे कब्जा, मतलब अपना गद्दी बैठता है 1761 में। 1761 से पहले ही वो दिंडीगुल में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर चुका है 1755 में। ठीक है, अब जब वो गद्दी बैठा मैसूर की, तो 1761 में गद्दी बैठने के बाद उसने पहले 2 साल उसने पॉलिटिकल एक्सपेंशन करने की पूरी कोशिश करी, है ना। उसने यहाँ पर बहुत सारा पॉलिटिकल एनेक्सेशन किया। यू विल फाइंड दैट द प्लेसेस लाइक दोड, बल्लापुर, बिदनूर, सेरा, मालाबार, इन सब पे उसने कैप्चर किया। यानी कि मैसूर की जो उसके हाथ से निकल रही थी, मराठास अपनी रेड में और निजाम ले जा रहे थे, वो उसने यहाँ पर रिट्रीव किया, उसने अपना कब्जा जमाया। देन उसके बाद जो पॉलीगर्स थे, पॉलीगर्स बेसिकली कौन, विजयनगर अंपायर के टाइम पे ये जमींदार टाइप का काम करते थे, है ना। जमींदार क्या होते थे भाई, ठीक है, एक सरकार है और एक पीजेंट्स हैं, बीच में जमींदार हैं जो पैसे का इधर से कलेक्ट करके उधर देते थे। तो ये पॉलीगर्स कहलाते थे, है ना। इनको जरा लाइन पे वो ले आया कि भैया ढंग में रहो, औकात में रहो, ये चले वालेगा नहीं तुम्हारा, कि तुम जो काम कर रहे हो ना, गलत काम कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। तो थोड़ा इनको पॉलीगर्स को कंट्रोल किया, लाइन पे लाया। और जो ऑलरेडी प्रॉस्परस मैसूर था, फर्टाइल लैंड थी, मालाबार का पोर्ट है, कोलार गोल्ड लैंड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, संदलवुड, ऑलरेडी बहुत प्रॉस्परस मैसूर को प्रॉस्पेरिटी पे वापस ले आया। और मैसूर यहां से फिर से अब बहुत प्रॉस्परस होना शुरू हो गया था, खूब पैसा रुपया मैसूर के अंदर इनफ्लो शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, सिंस मैसूर रिसोर्सफुल है, इसलिए नेबरिंग स्टेट्स, मैंने आपको बताया, मराठा, निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये सब लोग केप्ट अ क्लोज वॉच इन मैसूर पे यहां नजर रखते थे। और इसी टाइम पे अब देखोगे, जब 1761 में ही सिटिंग ऑन द थ्रोन, जैसे ही गद्दी बैठा तो इसका अलार्मिंग तो हो रहा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और ऐसे में देखोगे पेशवा माधवराव हम पढ़ाएंगे जब मराठास पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको आज ये भी पढ़ा रहा हूं। तो पेशवा माधवराव थे मराठा में, उन्होंने अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर एंड डिफीटेड हैदर अली। अब 1761 में की लड़ाई में छोटी सी लड़ाई हुई, छोटी लड़ाई क्या मतलब, हाँ, हैदर अली इज ऑन द थ्रोन और उसमें हैदर अली हार गया, तो कुछ पोर्शंस ऑफ द टेरिटरी जो है मैसूर की फिर से हाथ से निकल गई। बट यहां पर माधवराव का अटैक हुआ 1761 में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है वो कहानी असली शुरू होगी। माधवराव के बाद यू विल फाइंड कि अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर, ये वॉर्स यहां पर होंगे। इन वॉर्स को हमको यहां पर एक एक करके डिस्कस करना है। देखो, पहली वॉर की बात करेंगे। देखो, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं। इन चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स को आप, तो पहले मैं एक काम बताऊंगा कि इसको ऐसे सीधे सीधे पहले रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे कई बार पूछा गया है। आपको पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर वॉर का नाम लिखते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर कहते हैं कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी इसके हिसाब से, है ना। आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, आप पूछेंगे विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, आपको लिख देंगे वॉर और फिर उसके बाद लिख देंगे ट्रीटी। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है तो 1767 से 1769 तक चली, और जब वॉर एंड होती है तो वॉर ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो साइन होती है। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, उस वक्त गवर्नर जनरल वरेलेस थे, ठीक है। और इस ट्रीटी के हिसाब से क्या डिसाइड हुआ, इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया, भाई देखो ट्रीटी ऐसी, फर्स्ट एंग्लो आपकी मैसूर वॉर, हैदर अली ने एकदम धुआं कर दिया, है ना। हैदर अली ने धुआं, अब कैसे किया वो आगे कहानी बताऊंगा आपको। पर जब ट्रीटी यहां पर लड़ाई एंड होती है, कहा गया म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, एक तो एक दूसरे की टेरिटरी को वापस करिए। वैसे तो ये कहा गया था कि भाई कोई नहीं जीता, है ना, मतलब ठीक है, हैदर अली ने एक काफी ब्लो दिया था इंग्लैंड, ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट अल्टीमेटली मतलब ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, एक दूसरे की जो टेरिटरीज हैं उसको हम लोग रेस्टिट्यूट कर देंगे, वापस कर देंगे। मतलब यहाँ पर ऑप्शन था हैदर अली के पास, वो चाहता तो चढ़ाई कर सकता था जो ब्रिटिशर्स के फोर्ट्स थे, बट ही डिड नॉट चूज टू दैट, और उसने वो नहीं किया, और ट्रीटी साइन हो गई। अंग्रेजों ने हाथ जोड़ दिया कि भैया गलती हो गई, छोड़ दीजिए, अब नहीं करेंगे कभी। तो यहाँ उसने छोड़ दिया, एंड देन यहाँ पर ट्रीटी साइन हुई कि म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन, एक दूसरे की टेरिटरी हमने कब्जा करी है, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन हो जाए, आप हमारी वापस कर दो, हम आपकी वापस कर दे। अब कभी सोचने वाले सोचते होंगे भाई क्यों ही वापस कर दिया, भगा देता।
लेकिन उस वक्त के रूलर्स ये थोड़ी सोचते थे कि भाई, उनका मतलब ये होता था कि ये मैसूर हमारा है। मैसूर उनके लिए बहुत बड़ा होता था, ये इतना बड़ा एरिया, जहां तक नजर जा रही है सब हमारा। वैसी वैसी थिंकिंग थी भाई, देख रहे हो जमीन जहां तक नजर जा रही है सब हमारा है, सारा खेत हमारा है। ये वाली थिंकिंग होती थी। वो सोच ही नहीं रहते कि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, सोचना ही नहीं था उनका। तो बात यहाँ पर यही है कि भाई उनके लिए बड़ी बात थी, अंग्रेज से बोल दिया अब मत आना, बहुत मारेंगे। इसी में मैसूर खुश कि देखा, अंग्रेजों को आगे दिखा दी हमने। तो पहला ट्रीटी का प्रोविजन म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, एक दूसरे की टेरिटरी को वापस कर देंगे। और दूसरा पॉइंट, म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस। नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट। ये कहा गया कि कभी मान लीजिए अगर मैसूर पे कोई अटैक करेगा तो अंग्रेज को हमें हेल्प करना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करना पड़ेगा, और कभी अगर ईआईसी पे अटैक हुआ तो मैसूर विल कम इनटू पिक्चर और मैसूर हेल्प करेगा। ये डिसाइड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ। सेकंड ट्रीटी हुई, सेकंड वॉर हुई। अब इस वॉर में देखो 11 साल का समय हो गया, यानी कि इस ट्रीटी ने एक तरीके से 11 साल का टाइम दे दिया अंग्रेजों को। ये अंग्रेजों की चालाकी थी। उसी वक्त अगर चढ़ाई कर देते तो शायद अंग्रेजों की हालत और पतली हो जाती, लेकिन अंग्रेजों ने पीस करके अपने आप को तैयार किया कि चलो ठीक है, लेट्स गेट रेडी, तैयार हो जाते हैं, है ना। और इसमें हुआ भी यही कि मराठास, निजाम और सब एक साथ थे। निजाम हो गए, मराठा हो गया, अंग्रेज सब एक साथ थे। और जब ये अटैक करते हैं इनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। मराठास पहले ही अटैक कर देते हैं, उनको लगता है पीछे से वो निजाम और अंग्रेज आ जाएंगे हमको बचाने के लिए, वो हुआ नहीं, है ना। लेकिन जब मराठास आए तो फिर हैदर अली ने कहा भैया क्यों लड़ाई लड़ते हो, क्या जरूरत है। मराठास को हैदर अली ने ब्राइब कर लिया, घूस दे दी, ये लो 50 पेटी भिजवा देंगे तुम्हारे घर पे, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, तुम भी हमारे ही हो, हम भी तुम्हारे ही हैं, जाओ घर बैठो अपने चुपचाप। मराठास वेंट बैक, मराठास ब्राइब कर लिए गए। और धीरे से फिर उसके बाद निजाम को भी अपने तरफ मिला लिया, उनकी आंख खुलवा के। तुमको पता है, निजाम को बोला कि तुमको, मैसूर ने कहा निजाम से, तुमको पता है यही अंग्रेज हैं जिनके साथ तुम खड़े हो ना, इन्होंने तुम्हारा एकदम इज्जत पूरी डुबा दी थी, मुंह काला कर दिया तुम्हारा इन्होंने, तुमसे नॉर्दर्न सरकार को खींचकर। मैं बताऊंगा नॉर्दर्न सरकार क्या है अभी। नॉर्दर्न सरकार को तुमसे खींच लिया था, तुमको याद है, तुम्हारे चेहरे पे वो निशान मार दिए थे इन लोगों ने। तो फिर निजाम ने भी कहा हाँ भैया सही बात है, यही लोग हैं। तो निजाम भी साइड चेंज कर लेते हैं, अंग्रेज खाली बचे। और इधर था हैदर अली। हैदर अली ने 2-4 तोपें मारी, उसके बाद काम खत्म हो रहा था। बट वहीं पर फिर अंग्रेज जो है हाथ जोड़ लेते हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई दिक्कत है, अभी प्रिपरेशन उतनी है नहीं, एंड देन दे टुक 11 ईयर्स ऑफ गैप। और अब अंग्रेजों ने खूब अच्छी प्रिपरेशन कर ली। वंस अगेन मराठास और निजाम को अपने साथ मिलाया, उनको ब्राइब किया कि भैया पिछली बार अगर 1 करोड़ दिए थे, इस बार 50 करोड़ देंगे, आओ हमारे साथ। निजाम एंड मराठास दे वंस अगेन साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। और इस बार जो लड़ाई हुई, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, वो होती है 1780 से 1784। दिस वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल। ये ध्यान रखिएगा ना, ये भी पूछ सकता है आपसे कभी, तो वहां मैंने साफ साफ नहीं लिख दिया। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के टाइम पे आप देखोगे तो बेसिकली यू विल फाइंड कि यहां पर भी 1780 में, मतलब व्हाट वाज द रीजन डिस्कस करेंगे। पोर्ट माहे, अब एक पोर्ट है पोर्ट माहे, और उस पोर्ट को लेकर अब डिस्प्यूट हो गया था अंग्रेजों के साथ। तो आई विल डिस्कस दैट, आगे बढ़ते हैं। फिर उसका 1790 से 92 के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। एंड देन फोर्थली यू विल फाइंड दैट जब चौथी एंग्लो मैसूर वॉर हुई तो उसके बाद फाइनली सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर। ठीक है, टीपू सुल्तान ने तो साइन नहीं किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान के बाद जब वापस से मैसूर जो है वॉडियार्स को दे दिया गया, तो जो माइनर सन था जिसको एक्चुअली अंग्रेज बनाना चाहते थे टीपू सुल्तान के बाद, टीपू सुल्तान वाज नॉट रेडी टू गिव मैसूर टू अ माइनर, एंड दैट बिकेम द रीजन ऑल्सो। वो भी लड़ाई का रीजन बन गया। और फिर टीपू वॉज एलिमिनेटेड, टीपू को एलिमिनेट किया गया, माइनर को बैठाया गया और माइनर से साइन करवा लिए। सब्सिडरी लाइन्स वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर। तो ये यहाँ पर कहानी होगी। इस कहानी को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि और क्या डिटेल्स में, क्योंकि स्टोरी ही है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब ये पहले यहाँ समझ लेते हैं कि मैप देखिएगा तो आपको सारी एंग्लो मैसूर वॉर क्लियर हो जाएंगी, है ना। जितना शायद मैंने बोला अभी आपको क्लियर ना हो, लेकिन अब देखिए मैप देखिए। ये आप जो टेरिटरी देख रहे हैं, दिस इज द टेरिटरी ऑफ मराठास। ये जो टेरिटरी देख रहे हैं, ये टेरिटरी आपका निजाम का है, ये टेरिटरी मैसूर का है। नीचे आप त्रावणकोर देख रहे हैं, इधर कर्नाटक देख रहे हैं, या बंगाल देख रहे हैं। अब बंगाल देखो, आपको पता है कि ये तो इंग्लिश ने इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। ठीक है, इंग्लिश ने इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, और कर्नाटक भी ऐसा है जहां पर इंग्लिश ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है ना। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बाद इसको एलिमिनेट करके भाई हमने ये देखा था, तो यहाँ पर इंग्लिश ने यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। अब बीच में ये जगह है, आप देखिए नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार एक्चुअली ये एरिया जो है ना, ये निजाम के कंट्रोल में आया करता था, निजाम भी कंट्रोल में आता था। और उस वक्त आप देखोगे तो यहाँ पर निजाम वॉज सलाबत जंग।
तो अंग्रेजों ने बोला सलावत जंग को कि भैया ये टेरिटरी हमको दे दो और जितना कहोगे उतना पैसा तुम्हारे मुंह मांग की मत दे देंगे तुमको। सलावत जंग ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं देंगे। तो जब सलावत जंग की डेथ हो गई तो उसके बाद गद्दी बैठता है निजाम की, सॉरी हैदराबादी गद्दी पे कौन बैठा, हैदराबादी गद्दी बैठा असफ जाह, ठीक है, जिसको निजाम अली खान भी कहते थे। असफ जाह सिट्स ऑन द थ्रोन। जब असफ जाह इस गद्दी बैठता है तो फिर से एक बार रॉबर्ट क्लाइव भैया आए। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखो ऐसा है, दे दो, चुपचाप दे दो, और कालीन भैया टाइप उसने कहा दे दो, मतलब कुल मिला के ये कहा कि दे दो। तो निजाम ने, असफ जाह ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। रॉबर्ट क्लाइव वेंट टू शाह आलम टू। शाह आलम टू उस वक्त अब मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम टू। याद करिए चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको बताया था, सॉरी चैप्टर नंबर 4 मैंने बताया था कौन कौन से लीडर मुगल से, बहुत सारे नाम लिए थे मैंने। औरंगजेब के बाद कौन कौन आया था, जहांगीर शाह एंड सो, मोहम्मद शाह रंगीला देखा था 1748 तक, फिर उसके बाद अदर रूलर्स थे। तो शाह आलम टू वाज द मुगल एम्परर। अब शाह आलम टू मुगल एम्परर है और हैदराबाद अभी भी जो है, यानी निजाम जो है वो अभी भी उसका सक्सेशन स्टेट है। निजाम का मतलब क्या हो गया, हैदराबाद की बात हो रही है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद की, है ना, यहां बात हो रही है हैदराबाद की, ठीक है। तो हैदराबाद कब उदय हुआ, जब मुगल एम्परर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो एक तरह से हैदराबाद जो है वो एक सक्सेसर स्टेट था मुगलों का। बट अभी भी ऑन, अगर आप देखोगे रिकॉर्ड्स, उस वक्त के टाइम पे निजाम जो है या हैदराबाद जो है वो मुगलों को ट्रिब्यूट दिया करता था, यानी मुगलों के आगे हाथ जोड़ा करता था। तो इसीलिए अंग्रेज जो है शाह आलम टू के पास गए, जो बेसिकली दिल्ली बैठा हुआ था। शाह आलम टू के मतलब नॉट इनफैक्ट सॉरी नॉट दिल्ली, अब तो वो इलाहाबाद आ गया था, याद करिए काड़ा और इलाहाबाद के पास वो ट्रीटी हो गई थी ना, वो ट्रीटी हो गई थी ना, रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करी थी 2 ट्रीटी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, तो वो अब यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली अब शाह आलम टू को तो वैसे ही इज्जत दे दी गई, बचा लिया गया उनको, वरना मार देते 2 छाती में सीने में गोली और काम खत्म हो जाता शाह आलम टू का। लेकिन शाह आलम टू को ट्रीटी की तरह से थोड़ा इज्जत दे दी गई कि तुमको काड़ा वाड़ा मान इलाहाबाद के आसपास तुम रहो जाके, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव गए, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा शाह आलम टू से हैदराबाद तुम्हारे पास है, उसने कहा हाँ साहब हमारे पास ही हैदराबाद है। कागज में तुम्हारे पास है, हाँ कागज में हमारे पास है। उसने कहा ऑर्डर करो कि निजाम जो है वो नॉर्दर्न सरकार हमको दे दे। शाह आलम टू ने डिग्री पास कर दी, करना मजबूरी थी। शाह आलम टू ने डिग्री पास करी और नॉर्दर्न सरकार जो है वो अंग्रेजों की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये पिक्चर थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब हम देखेंगे ये नॉर्दर्न सरकार क्लियर हो गया, अब हम देखेंगे कैसे यहां पर फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर भी शुरू होती है, ठीक है। अब जरा समझिएगा और चीजों को, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। लेट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली पेशवास टेरिटरीज, ऊपर मराठा है ना, थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं होगा। ये निजाम की टेरिटरी हो गई, ये मैसूर हो गया, ये ट्रावनकोर है, ये आपका कर्नाटक है, ये आपका नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। अब जरा देखिए हुआ क्या, पहले जैसे पहला हम फर्स्ट वॉर की बात करेंगे तो मैसूर यानी कि हैदर अली को दिखाई दिया कि यार एक अलायंस बन रहा है मराठा निजाम और अंग्रेजों का, है ना। आप अंग्रेजों का आप समझ लो, ये वाला अंग्रेज होगा जो यहां पर भी थे, तो भी ब्रिटिश टेरिटरी यहां पर देखिए आप, ये ब्रिटिश टेरिटरी दिख रही है आपको, ठीक है। यहां पर देखिए ब्रिटिश टेरिटरी। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो मैसूर वॉर हुई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई, उसमें ही समझ में आया, हैदर अली को देखा कि अलायंस फॉर्म हो रहा है। और वो अलायंस कौन सा है, वो अलायंस है आपका मराठास का, वो अलायंस है आपका निजाम का यानी कि हैदराबाद का, हैदराबाद, और साथ में है इंग्लिश। ये 3 लोगों ने एक अलायंस यहां बना लिया है और ये अलायंस जो है अब वर्सेस होने वाला है किसके, ये अलायंस अटैक करने वाला है हमारे ऊपर, यानी कि मैसूर पर अटैक होने वाला, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि अटैक होना था इन तीनों का, तो इसमें मराठास जो है पहले कूद पड़े, पहुंच गए वो मैसूर के पास, खोलो दरवाजा अटैक करना है। तो मैसूर ने समझा दिया कि भैया मत करो, तुम भी हमारे पड़ोसी वाले हो, हमारी टेरिटरी तुम्हारी टेरिटरी मिलती है, शांति से रहेंगे, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, वो भी किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो मराठास को समझाया, तो बेसिकली मराठास को ब्राइब कर दिया, मराठास ब्राइब्ड मराठास, तो मराठास यहां से वापस लौट गए कि बहुत बढ़िया। और निजाम जो था, निजाम को भी कन्विंस कर लिया, निजाम को भी कन्विंस कर दिया, इस लड़ाई से पुल आउट कर लिया। जाहिर सी बात है कि अब जब निजाम भी चले गए और मराठास भी चले गए, एक तरफ मैसूर था और एक तरफ यहां पर अब इंग्लिश बचा था, एंड दिस जो लड़ाई होती है, दिस वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1767 से 1769 तक होती है। वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मद्रास, और ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या साइन हुआ, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, एक दूसरे की टेरिटरी को जो कब्जा किया है वापस किया जाएगा, और दूसरा म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, यानी कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे व्हेन इन टाइम्स ऑफ नीड। क्लियर हो गया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सॉरी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। सो लेट अस गो थ्रू दिस कि यहां पर लिखा क्या है। सो
रिकवरिंग फ्रॉम द डिफीट एट पानीपत मराठास अंडर माधवराव। तो मराठास जो है, ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूं कि मराठास जो थे वो अंडर माधवराव थे उस वक्त जब यहाँ पर इनकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई है 1761 वाली। तो उसके बाद आप देखोगे तो मराठास अपने आप को रिकवर करते हैं और रिकवर करने के बाद माधवराव के अंडर वो अटैक कर देते हैं मैसूर पे। डिस्कशन मैंने आपको किया कि वो हैदर अली को डिफीट करते हैं 1764 में, है ना। यहाँ पर कई बार डिफीट किया गया, 1763 में, 1764 में डिफीट हुआ, 1766 में डिफीट हुआ, 1771 में, कई बार यहाँ पर मराठास अटैक करते जाते हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए आप देखो, टू बाय पीस, थोड़ा शांति समझौता हो, हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने कहा कि काम करते हैं, आपको हम खूब पैसा दे देते हैं, लार्ज सम्स ऑफ मनी, बट आफ्टर माधवराव's डेथ इन 1772, जब इसकी डेथ भी हो गई जिससे आपने डील किया था, हैदर अली रेडेड द मराठास a number of times during 1774 to 1776 and recovered all the territories he had previously lost besides capturing the new areas। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ही यू विल फाइंड कि एक तरफ जहां मराठास और ब्रिटिश मैसूर आपस में लड़ रहे हैं, ये तो छोटी मोटी चीजें थी, कभी वो अटैक करते थे, कभी ये रेड करते थे, चल रहा था, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, है ना, क्योंकि अब अंग्रेजों का, क्योंकि यहाँ पर अब अंग्रेज जो है उनको बड़ा अच्छा इजी सक्सेस मिल गया था बंगाल में, प्लासी और बक्सर के बाद बहुत उनके कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, है ना। इंग्लिश पर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भैया अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे उनको कॉन्फिडेंस था, एंड देन दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद निजाम ऑफ हैदराबाद। भाई निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ जो ट्रीटी करी कि हमको नॉर्दर्न सरकार दे दिया जाए, तो दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1766, परसुएडिंग हिम टू गिव देम द नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया इन लिeu ऑफ विच, ठीक है, हम नॉर्दर्न सरकार आप हमको दे दो, बदले में क्या, इन लिeu ऑफ विच दे सेड दे वुड प्रोटेक्ट द निजाम फ्रॉम हैदर अली। और यहां पर ये जब निजाम से मांगा गया नॉर्दर्न सरकार, तो निजाम ने किस शर्त पे दे दिया, वो इसलिए दिया कि ठीक है हम आपको नॉर्दर्न सरकार दे रहे हैं, लेकिन निजाम और हैदर अली के ऑलरेडी एंटी थे ये लोग, निजाम और हैदर अली या मैसूर वर ऑलरेडी एंटी टू ईच अदर। और उन्होंने कहा अंग्रेजों ने, और जी जानते थे ना नर्व्स क्या क्या, व्हाट इज द पेन पॉइंट दे न्यू, वो पेन पॉइंट जानते थे, वो जान रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ यही है कि भाई हैदर अली जो है वो कभी भी अटैक करेगा निजाम पे, निजाम को उस चीज़ का डर दिखाओ, और निजाम को यहाँ बोल दिया कि तुम्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमको यहाँ नॉर्दर्न सरकार दे दो। यहाँ वही हुआ। हैदर अली ऑलरेडी हैड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, हैदर अली के ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे नवाब ऑफ आरकॉट के साथ, एंड डिफरेंस विद दी मराठास, मराठास के साथ डिफरेंस थे। और नवाब ऑफ आरकॉट बेसिकली, आरकॉट जो आप देखो कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में था, तो वहां पर ऑलरेडी उनसे डिस्प्यूट था, है ना, वहां पर इसका कंट्रोल भी था। तो इनका डिस्प्यूट यानी कि मैसूर का डिस्प्यूट मराठास और आरकॉट के ऊपर वैसे ही था, एंड दैट इज वाई यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया कि इनको अलग किया जाए, बिकॉज ये मैसूर और मराठा और ये निज़ाम ऑलरेडी अलग अलग है, तो क्यों ना हम यहाँ पर मराठा और निज़ाम के साइड हो जाए, अपने तरफ ले आए और मैसूर को हराएं। द निज़ाम, द मराठास एंड इंग्लिश अलाइड टुगेदर, एक साथ आए ये लोग। हैदर एक्टेड विद कंसिडरेबल टैक्ट, अब हैदर अली को समझ में आ गया कि भाई एक अलायंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, है ना, एंड डिप्लोमेटिक स्किल्स उसने दिखाई। उसने यहाँ पर क्या किया, ही पेड मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल, कि तुम चुप हो जाओ, क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, है ना, ब्राइब कर दिया मराठास को। और जो निजाम था प्रॉमिसिंग टू शेयर कॉन्कर टेरिटरीज विद द निजाम, और निजाम को बोल दिया कि भाई मेरे साइड आ जाओ, जब हम लोग अंग्रेज को हरा देंगे तो जो टेरिटरीज मिलेगी उसको आपस में बांट लेंगे, शेयर कर देंगे। निजाम भी चुप हो गए। कन्वर्टेड द निजाम इनटू हिज एलाई, अपने एनिमी से उसको अपना एलाई बना लिया। इस तरीके से यहाँ पर ही देन जॉइंड द निजाम टू अटैक द नवाब ऑफ आरकॉट, और फिर ये अटैक यहाँ पर जो है वो होता है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड हाफ, 1.5 साल ये लड़ाई चलती है विदाउट एनी कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हैदर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ द मद्रास, और अब वो मद्रास तक पहुंच गया था, और अब मद्रास के ऊपर कभी भी अटैक करके वो अंग्रेजों का खात्मा कर सकता था। लेकिन वहीं पर अंग्रेज जो है वो बहुत पूरी तरह से पैनिक करते हैं, पैनिकड मद्रास, और इस वजह से अंग्रेजों को यहाँ क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को कंक्लूड करना पड़ा एक ट्रीटी, है ना। और ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो हुई हैदर अली के साथ, वो हुई आपकी और 4 अप्रैल 1769 को, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ट्रीटी ऑफ मद्रास के यहाँ पर ये 2 प्रोविजंस थे, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी पार्ट, वो 2 म्यूचुअल डिफेंसिव अलायंस, ये वाला पॉइंट हो गया, म्यूचुअली एक दूसरे को हम डिफेंड करेंगे अगर एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी, और ये म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी। ये था आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का यहाँ पर क्या रीजन था, मैंने कहा कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो रीजन है वो बड़ा है पोर्ट माहिर। अब देखो 2 रीजन एक तरह से थे। एक रीजन क्या था कि जब
मराठास ने अटैक किया मैसूर के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ट्रीटी ऑफ मद्रास का एक प्रोविजन था कि अगर एक दूसरे के ऊपर अटैक होता है, अगर मैसूर पर अटैक होगा तो अंग्रेज हेल्प करेंगे, और अगर अंग्रेज के ऊपर अटैक होगा तो मैसूर विल कम इनटू पिक्चर एंड हेल्प द अंग्रेज। लेकिन यहां पर जब मराठास ने अटैक किया मैसूर के ऊपर, तो इस ऐसे पॉइंट पे ब्रिटिश अपनी हेल्प नहीं दिए, एंड दैट इज व्हेन द मैसूर ब्लेम्ड ब्रिटिशर्स, है ना, कि आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास के प्रोविजंस का वायलेशन किया। और ये कहा गया था तो आपने वो चीज फुलफिल नहीं करी, तो इसका मतलब आपने ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट कर दिया, नंबर 1। तो एक तो यहां पर क्या, वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास का यहां पर उन्होंने वायलेशन बोला। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, सेकंड पॉइंट वाज कि भाई वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास, और फिर दूसरा क्या था कि पोर्ट माहे वाज द पॉइंट। पोर्ट माहे का क्या पिक्चर था देखते हैं। तो इन 1771 टीपू हैदर अली वाज अटैक्ड बाय द मराठास एंड इंग्लिश फेल्ड टू कम, इंग्लिश नहीं आए। सो कॉन्सिक्वेंटली एक तो ये पॉइंट रीजन हो गया। दूसरा, माहे जो पोर्ट था वहां पर फ्रेंच वॉर मटेरियल्स वाज ब्रॉट टू मैसूर। अंग्रेजों को लगा ये क्या हो रहा है, माहे में फ्रेंच के वॉर मटेरियल्स, वॉर के सामान क्यों पहुंच रहे हैं। और ये अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों की ऑलरेडी एंटी बनी हुई थी फ्रेंच के साथ, है ना। तो जब यहां पर माहे पोर्ट पे सम फ्रेंच वॉर मटेरियल वाज ब्रॉट टू मैसूर, अब ये तो चल ही रहा था। अब यहां पर माहे पर अटैक हुआ क्यों, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समझिएगा क्या हुआ, यानी कि अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका, ना ही ब्रिटिश और ना ही फ्रांस। यहां पर अमेरिका अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। यानी इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये है कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस वो हेल्प कर रहा है अमेरिका को ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश का कंट्रोल था, ठीक है। और फ्रांस जो है वो यहां पर हेल्प कर रहा है कि भाई अंग्रेजों अमेरिका को हेल्प करी जाए इंडिपेंडेंस होने में। तो इसका मतलब अगर फ्रांस इनको हेल्प कर रहा है इनके खिलाफ, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, ये इनके बीच में भी लड़ाई हो जाएगी। तो बिकॉज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गई थी जिसमें फ्रांस वाज हेल्पिंग अमेरिका, अब ब्रिटिश को यही लगा कि अगर ये यहां पर अमेरिका की हेल्प कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे खिलाफ भी खड़े होंगे। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि भाई पोर्ट, यहाँ ये पोर्ट पे, माहे पोर्ट पे कुछ फ्रेंच मटेरियल पहुंच गया, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंच जो है वो इंडिया में भी ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करने वाली है, तभी ये फ्रांस का सब वॉर का आइटम यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। सो हैदर अलीज फ्रेंडशिप जो यहाँ हो रही थी उसकी फ्रांस के साथ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था अंग्रेजों के लिए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई हैदर कंसिडर्ड द इंग्लिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू हिज अथॉरिटी। तो यहां पर यही लगा हैदर अली को कि भाई जब माहे पर अटैक किया अंग्रेजों ने, तो हैदर अली को लगा ये तो मेरे गिरेबान में हाथ डालना हो गया, ये तो आपने मेरे गिरेबान में हाथ डाल रहे हो ना, आपने कैसे कर दिया ये चीज, है ना। इस पॉइंट पे यहां पर हैदर अली ब्रोकआउट हुआ। एंड देन यू विल फाइंड कि हैदर ने यहां पर एक एंटी इंग्लिश अलायंस फतेह बनाया विद मराठास और निजाम को अपने तरफ मिलाया उसने, ठीक है। ही फॉलोड अप बाय अटैक इन द कर्नाटक पर अटैक किया गया, कैप्चरिंग आरकोट पे कैप्चर कर लिया गया, आरकोट वाज कैप्चर्ड। अब आरकोट पे कैप्चर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए आरकोट है, तो आरकोट की घेराबंदी हो गई थी, निजाम की मैसूर की फोर्सेस थी यहाँ पर। यू विल फाइंड कि मैसूर के साथ साथ आपको देखेगा कि मराठास की कुछ फोर्सेस थी, आपको देखेगा कि बाकी आप देखोगे निजाम की फोर्सेस भी हैं, और आरकोट पे घेराबंदी हो गई है, आरकोट पे कैप्चर होने वाला है। अब इसी टाइम पे जब आरकोट पे कैप्चर हो सकता है, तो भाई यहां पर क्या हुआ, डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी अंडर कर्नल बेल इन 1781। कर्नल बेल जो है वो यहाँ पर अटैक करने की पहुंचते हैं कि भैया हम इन पे अटैक करेंगे, जो घेराबंदी कर ली है आरकोट के ऊपर। जब ये हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पर ये सेना पहुंची, इनको हरा दिया, ठीक है। तो मैसूर की यहाँ सेना आई और उन्होंने यहाँ पर 1781 में जो इंग्लिश की आर्मी थी अंडर कर्नल बेल, उनको हरा दिया। फिर इन मीन टाइम इंग्लिश ने अब सर आयरकूट भी उनके नेतृत्व में एक आर्मी भेजी, सर आयरकूट के नेतृत्व में एक आर्मी भेजी, डिटैच्ड बोथ द मराठास एंड निजाम फ्रॉम हैदर साइड। हैदर की साइड से ये सक्सेसफुल रहे कि इन्होंने निजाम और मराठास को निकाल लिया हैदर अली की साइड से। बट द अनडिटर्ड हैदर फेस द इंग्लिश बोल्डली ओनली टू सफर डिफीट एट पोर्टो नोवो इन नवंबर 1781। लेकिन बहुत बोल्डली यहां पर जो है हैदर अली फेस करता है। और हैदर अली जो है एक बात मतलब ये लड़ाई होती रही, यहाँ टसल चलती रही। तो इन वन ऑफ द बैटल्स व्हिच वाज फॉट एट पोर्टो नोवो
1781 इस लड़ाई में यहां पर हैदर अली जो है वो डिफीट हो जाता है। हैदर अली डिफीट हो गया, उसका लड़का टीपू सुल्तान जो है, टीपू ही वाज बेसिकली कॉल्ड एज टीपू। सुल्तान वो बाद में होता है ना, उसका नाम टीपू था। जब वो हैदर अली की डेथ हुई, जब वो सुल्तान बना तो उसका नाम टीपू सुल्तान हुआ। तो हाउएवर ही रीग्रुप्ड हिज फोर्सेस। अभी भी यहाँ पर पोर्टो नोवो के बाद भी यू विल फाइंड कि हैदर अली फिर से अपनी आर्मी को रीग्रुप करता है एंड डिफीटेड द इंग्लिश एंड कैप्चर्ड देयर कमांडर ब्रैथवेट को फिर भी पकड़ लेता है। पोर्टो नोवो में उसकी हार होती है हैदर अली की, बट स्टिल वो अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और फिर उसके बाद उसने ब्रैथवेट, कमांडर ब्रैथवेट को पकड़ लिया। ये उसने किया। तो ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चलती रही। वॉर खत्म होती है विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म हुई। उधर खबर ये आई कि जो हैदर अली है वो कैंसर, उसकी डेथ जो है कैंसर से हो गई, आई थिंक ऐसा कुछ था। और फिर उसके बाद टीपू जो है वो कमांड संभालता है एंड ही बिकम्स टीपू सुल्तान। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, हैदर डाइड ऑफ कैंसर, नाउ हिज सन टीपू सुल्तान इज ऑन द थ्रोन। नाउ ही इज फेड अप विद द इनकंक्लूसिव वॉर। अब टीपू सुल्तान वॉर कैरी ऑन कर रहा है, वो पक गया यार क्या चल रहा है, कोई वॉर का डिसीजन नहीं निकल रहा है। तो बोथ साइड्स ऑप्टेड फॉर पीस और फिर होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, साइन हो जाती है 1784, ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई टीपू सुल्तान और इसके बीच में। ध्यान रखना कि बाप पहले ही मर गया, हैदर अली डाइड अर्लियर, साइन वाज डन बाय टीपू सुल्तान, ठीक है। नेगोशिएटिंग द ट्रीटी, ईच पार्टी गेव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर। और यहां पर वही हुआ, एक दूसरे की टेरिटरीज को वापस कर दिया गया। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुई थी? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के रीजन क्या थे? देखो यहां पर रीजन था त्रावणकोर का। त्रावणकोर का राजा था, उसने यहां पर 2 पोर्ट्स जो डच के हाथ में थे उसको खरीदने की बात हुई। देखो, अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू और जो स्टेट ऑफ ट्रावणकोर। स्टेट ऑफ ट्रावणकोर का यहां पर जो राजा था उसने क्या किया, उसने परचेस किया 2 पोर्ट्स को, तो परचेज जलकोटल एंड कन्नौर फ्रॉम डच इन द कोचीन स्टेट, ये खरीद लिया। तो इन अप्रैल 1790 टीपू डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रावणकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। टीपू ने वॉर डिक्लेयर किया ट्रावणकोर के ऊपर। अब यहाँ अंग्रेज तो तुम जानते ही हो कैसे हैं, तो अंग्रेज ने फायदा उठाया इस चीज का और अंग्रेज ने कहा कि बहुत बढ़िया टाइम है, ट्रावणकोर को यहाँ पर हेल्प कर दो, है ना। और यहाँ हुआ भी यही। फिर आप देखोगे इंग्लिश ने ट्रावणकोर के साइड से वो कर लिया, जुड़ गए और टीपू पर अटैक हुआ। यहाँ पर 1719 में टीपू डिफीटेड इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने इंग्लिश को डिफीट कर दिया अंडर जनरल मियाडोस। जनरल मियाडोस के अंडर टीपू ने भी अंग्रेजों को हराया। फिर 1791 में कॉर्नवालिस ने लीडरशिप ली। तो अब इस लीडरशिप के बाद टीपू थोड़ा ढीला पड़ने लग गया। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन होती है 1792 में। पहले देखो क्या नहीं हो रही थी, नियरली जब यहाँ पर हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी जो है वाज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स। जो अंग्रेज थे वो हाफ ऑफ द टेरिटरीज टीपू सुल्तान की ले चुके थे, है ना। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में भाई ये भी हुआ कि वॉर डैमेज दीजिए। अंग्रेजों ने कहा कि इतना लड़ाई तुमने लड़ा है हमसे, इतने टाइम से हमारा खर्चा इतना हुआ है, पैसा भी दीजिए। तो टीपू सुल्तान ने कहा कितना पैसा चाहिए, उन्होंने कहा 3 करोड़ रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे साहब, 3 करोड़ तो नहीं है हमारे पास। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, कितना है, उसने कहा 1.5 करोड़ है। तो उसने कहा 1.5 करोड़ दे दो और बदले में तो अपने 2 लड़के जो तुम्हारे हैं ना उनको भी यहाँ गिरवी रख दो। तो बेसिकली 3 करोड़ रुपए उसके पास नहीं थे, तो उसने हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी वो पे कर दी इमीडिएटली। 1.5 करोड़ रुपए उसने अभी दे दिए और बाकी जो उसने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, और उसके बदले उसने यहाँ पर अपने दोनों लड़कों को, टीपू के दोनों लड़कों को गिरवी रख दिया था। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हो गई। टीपू के लिए बड़ा ही बेइज्जती वाली बात थी, मेरे लड़कों को जो है गिरवी रख लिया, 1.5 करोड़ रुपए भी रख लिया और हार भी गए। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम भी साइन हो गई है। तो टीपू वॉज वेरी मच वरिड कि यार ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, समझ में नहीं आ रहा है। टीपू जो है वो अपना बदला लेने को तैयार था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। इंग्लिश एज वेल एज टीपू सुल्तान यूज द पीरियड अब 1792 से लेकर 1799 तक। टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों ही अपने आप को टाइम देते हैं, अपने आप को रीग्रुप करते हैं। टीपू का तो ऑब्जेक्टिव था ही कि अपने बेटों का बदला लेना है, और यहां पर उसी के साथ टीपू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स। पहले तो वो सारे टर्म्स को पूरा करता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के, अपने लड़कों को छुड़ा लेता है, रिलीज करवा लेता है। 1796 में टीपू रिफ्यूज टू प्लेस वोडेयार्स माइनर सन ऑन द थ्रोन। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई अब यहां पर ये बोला अंग्रेजों ने कि ऐसा है, टीपू को जहां बोला कि जो वोडेयार का माइनर सन है ना उसको आप गद्दी बैठा दीजिए। टीपू सुल्तान ने कहा कि माइनर गद्दी बैठेगा, कुछ अकल वकल है तुम लोगों को कि नहीं। एंड टीपू सुल्तान रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं बैठाऊंगा। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। अब देखो उसने अपनी आर्मी को फ्रेंच लाइंस पे उतार दिया था, है ना। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम। ही टुक द टाइटल ऑफ सिटीजन टीपू, है ना। ही वाज अ रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन। हाउ कैन यू से? बिकॉज ही रिकंस्ट्रक्टेड द शारदा टेंपल व्हिच वाज डिस्ट्रॉयड इन द मराठा रेड।
ये सब चीजें हुई थी। These are the steps of Tipu, and he also became the member of Jacobin Club. अब देखोगे, you can write these points. मैंने इसको मेंशन नहीं किया है. You can write. First point, टीपू सुल्तान के लिए planted the tree of liberty. Planted tree of liberty. कहां पर? श्रीरंगापट्टनम में. श्रीरंगापट्टनम. Second, he was a religious tolerant person. He was a religious tolerant person. How can I say this? He was religious tolerant. टीपू सुल्तान कैसे कह सकते हैं कि टीपू was a religious tolerant person? Because he reconstructed the Sharda temple. Reconstructed Sharda temple, which was destroyed in Maratha raid. Which was destroyed in Maratha raid. ठीक है. Point number C. He took the title of citizen Tipu. Took the title citizen Tipu. And point number D. He became the member of Jacobin Club. Became the member of Jacobin Club. अब Jacobin Club का मेंबर जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट भी हो था. नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के खिलाफ यहाँ पर अपना चढ़ाई कर रहा था और फ्रांस पे राजा बनने वाला था. तो नेपोलियन के साथ भी दोस्ती यहाँ पर टीपू सुल्तान की जो है, अंग्रेजों को रास नहीं आ रही थी कि यार ये तो अंग्रेजों ये टीपू सुल्तान के साथ भी है, टीपू सुल्तान जो है नेपोलियन के साथ भी है. तो ही बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. हु? टीपू सुल्तान. ठीक है. ही टुक द टाइटल ऑफ सिटीजन टीपू. ठीक है. अपनी आर्मी को उसने मॉडर्न लाइंस पे, यूरोपियन लाइंस पे सेट किया. यूरोपियन लाइंस पे उसने अपनी आर्मी को यहां पर सेट किया. ऑल दीज वर द स्टेप्स ऑफ टीपू. टीपू के सारे स्टेप्स यहां पर थे. ठीक है. तो 1796 में टीपू ने रिफ्यूज कर दिया कि हम माइनर सन को बैठने नहीं देंगे. 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बने तो ये इन्होंने कहा कि भैया टीपू सब्सिडी लाइंस पर साइन कर दीजिए. वाई? बिकॉज यही वो पीरियड है 1799 से पहले वाला. आप देखोगे समवेयर अराउंड 1795, 76, 97 के अराउंड आप देखोगे कि पावर ऑफ नेपोलियन भी इंक्रीज हो रही है. नेपोलियन की पावर भी बढ़ रही है और नेपोलियन के साथ टीपू की दोस्ती भी बढ़ रही है. और ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आ रही थी, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि इससे पहले कुछ हो. यहाँ पर वेलेस्ली ने कहा कि ऐसा है, अब एक काम करिए, अब ये जो आपका मैसूर है ना, इसे कैप्चर कर लीजिए, इसके ऊपर सब्सिडरी लाइंस इंपोज कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए. आप देखोगे इससे पहले जब यहाँ ये लोग राजा थे, सब्सिडरी लाइंस जब तक नहीं थी, तो जो अंग्रेज, जब तक ये वेलेस्ली वाज नॉट देयर, ब्रिटिशर्स वाज नॉट देयर, तो कैप्चरिंग होती थी बट इतनी रेशियो से नहीं होती थी. लेकिन सब्सिडरी लाइंस के आने के बाद बहुत तेजी से अंग्रेजों ने सब चीज़ें कैप्चर करना शुरू करी. सब्सिडरी लाइंस क्या था ये याद करिए. मैं आपको बोल रहा था कि वन ऑफ द तरीका होगा जिससे ब्रिटिशर्स कब्जा करेंगे. सब्सिडरी लाइंस के 3-4 प्रोविजन. पहला कि आपको हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी, एक नेटिव आर्मी अपने कोर्ट में रखनी पड़ेगी. राजा है मैसूर का, मतलब कहीं भी हो, कहीं भी सब्सिडरी लाइंस लगेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई जो आर्मी होगी, यूरोपियन आर्मी, वो आपको रखनी पड़ेगी. सॉरी, नॉट यूरोपियन, ब्रिटिश आर्मी आपको रखनी पड़ेगी अपने कोर्ट में, राजा को अपने कोर्ट में रखनी पड़ेगी. दूसरा, हमारा एक ब्रिटिश नेटिव, वो भी आपको रखना पड़ेगा. आप किसी और कंट्री के साथ कोई एक्सटर्नल रिलेशंस नहीं बना सकते बिना कंपनी के परमिशन से. आप किसी और कंपनी के एम्बेसडर्स को अपने कोर्ट में नहीं बुला सकते या भेज सकते बिना कंपनी के परमिशन के. और पांचवा पॉइंट यहां पर था कि ब्रिटिश विल नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स. 4 पॉइंट इन्होंने लिखा कि तुम हमारे बिना नहीं कर सकते, और 5वां बात पॉइंट लिख दिया कि हम तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे. दिस वाज सब्सिडरी लाइंस. ये एक तरीका था. रिंग पॉलिसी समझा दी मैंने आपको, सब्सिडरी लाइन समझा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाद में आएगा. ठीक है. तो चार्जशीट, अगर टीपू के खिलाफ यहाँ चार्जशीट ये लगी कि भैया ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर रहा है, मतलब ये प्लॉटिंग कर रहा है, बगावत नहीं, प्लॉटिंग कर रहा है, जाल रच रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेंस्ट द इंग्लिश विद द निजाम एंड द मराठास. और जब ये चार्जशीट लगी टीपू के खिलाफ, तो फिर अब अंग्रेजों के पास, उन्होंने खुद ही लगा दिया था कि टीपू ऐसा कर रहा है. और जब ऐसा हुआ, सो नाउ अंग्रेज हैड द लाइसेंस, ऑल द लाइसेंस, और टीपू के खिलाफ यहाँ पर स्ट्रांगली जाते हैं.
ठीक है, दे वेंट स्ट्रांगली, टीपू वाज डिफीटेड, पहले फर्स्ट बाय इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट एंड देन बाय जनरल हैरिस। ऑथर वेलेस्ली, द ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वॉर। तो एक तो ये व्यक्ति हो गए, एक ये व्यक्ति हो गए, और एक और ये व्यक्ति हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे आर्थर वेलेस्ली, है ना। मराठास हैड बीन प्रॉमिस्ड हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टीपू। मराठास को कह दिया गया ठीक है ऐसा चुप रहना, जब टीपू की टेरिटरी माइसोर कब्जा लेंगे आधी टेरिटरी तुमको मिलेगी। लेकिन मराठास को आधी टेरिटरी नहीं दी गई। मराठा को थोड़ा सा लड्डू पकड़ा दिया, लो बेटा ये ले जाओ खाओ। मराठास वहां खुश नहीं थे। सिमिलरली निजाम को भी यही किया गया, है ना। निजाम ने तो ऑलरेडी सब्सिडी लाइंस पहले ही साइन कर लिया था, हम तो पहले ही आपके आगे नंग मस्तक है भैया, हम तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। वॉर बिगैन 17 अप्रैल, सिर्फ 17 डेज। फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर सिर्फ 17 दिन चली, 17 दिन, ओनली 17 डेज, 17 अप्रैल टिल 4 मई, 17 डेज। और 17 दिन में कहानी खत्म हो गई। श्रीरंगापट्टनम का फॉल हो गया, एंड देन टीपू लेट डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली, लड़ता गया, एंड देन ही अल्टीमेटली ही गॉट, की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब यहां से ये पूरी जो कहानी पढ़ी हमने, ये पूरी कहानी जो है अभी आपकी एंग्लो माइसोर वॉर्स की कंप्लीट हो। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी कहानी है वो होगी मराठास की शुरुआत। ठीक है, मराठास से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग मराठा की हिस्ट्री को देखते हैं। देखो मराठा की हिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए कि हम लोग माइसोर देख चुके हैं, मराठा आप देखने जा रहे हैं। आज का लेक्चर इसी पे सीमित रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि आप ज्यादा चीज एब्जॉर्ब करने पे ध्यान दीजिए, कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपके मन में दिमाग में बैठ जाए। क्वांटिटी तो ठीक ही है, क्वालिटी आपके दिमाग में रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको भूले ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक लाइन जो है आपको स्पेक्ट्रम की आपको दिमाग में उतर पाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले कंसेप्ट समझेंगे मराठास का, फिर हम स्लाइड्स भी देख लेंगे, जो कुछ भी बातें हैं वो सब आपको उसमें लिखी हुई रिपीटेड मिलेंगी। ठीक है, बहुत कुछ अलग नहीं होगा। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं पूरे मराठा का। देखो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था 1645 के आसपास। अब मराठास की बात करेंगे तो पहले ये जो जोन है जहां मराठास रहते हैं, जो आपका डेक्कन का एरिया, वहां मराठास रहते थे। और मराठास जहां पर रह रहे हैं, ये एरिया उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में हुआ करता था। तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी मच पावरफुल, तो ये एरिया इंडिपेंडेंट नहीं था। 1645 में इसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश जो है वो स्टार्ट करी गई थी बाय शिवाजी महाराज। और 1674 में आप देखोगे कि उन्होंने मराठा का एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर दिया था इस डेक्कन के भी वेस्टर्न पार्ट में। मतलब डेक्कन का जो एरिया है, महाराष्ट्र का जो एरिया, उसका भी वेस्टर्न पार्ट आप देख लो, तो वहां पर उन्होंने मराठा का एक इंडिपेंडेंट एम्पायर जो है स्टैब्लिश कर दिया 1674 में। और फिर उसके बाद रायगढ़ फोर्ट पर उन्होंने यहाँ पर टाइटल लिया छत्रपति का। तो यहां से नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अब अपने मराठा एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। तो अब मराठा एम्पायर जो बड़ा होता जा रहा था, तो इतने बड़े मराठा एम्पायर को रन करना या एडमिनिस्टर करने के लिए डेफिनेटली मंत्री की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने बेसिकली 8 मिनिस्टर्स यहां पर अपॉइंट किए, 8 पोस्ट, 8 डेजिग्नेशंस यहां पर उन्होंने बनाई, और उसको बोला जाता है अष्ट प्रधान। ठीक है ना, ये बात सारी नोट कर लीजिएगा, अष्ट प्रधान उनको कहा जाता है। अब इसमें जो सबसे टॉप पे होते थे जो मिनिस्टर थे वो थे पंत प्रधान, जिनको पेशवा कहा गया। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीराव, उसमें पेशवा बोला जाता है, पेशवा बाजीराव, है ना। तो वो बाजीराव जो है एक तरह का पोस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया। थोड़ा आपको मूवी भी रिकलेक्ट कराऊंगा मैं बाजीराव को, बाजीराव मस्तानी वाली जो मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और देखी है तो डेफिनेटली डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपने जो देखा वो रिकलेक्टेड आपको है कि नहीं है। तो यहां पर जब कहानी स्टार्ट होगी तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पेशवा इज द लाइक अ प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और अब इसको एक्सपैंड करने की जिम्मेदारी जो है इन पेशवास के ऊपर है, और पेशवास बहुत ही जबरदस्त पेशवास मराठाओं को मिले। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मराठा पेशवास जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुरुआत यहाँ पर होती है बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक यहाँ रूल करते हैं। उसके बाद आप देखोगे इनके लड़के यहाँ पर मिले, दैट इज बाजीराव वन। बाजीराव वन रूल करते हैं 1720 से लेकर 1740 तक। उसके बाद उनके लड़के आए, दैट इज बालाजी बाजीराव, दैट इज फ्रॉम 1740 टू 1761। ठीक है, बालाजी बाजीराव के बाद लड़का उनका बना माधवराव। माधवराव के बाद उनका भाई यानी कि माधवराव का भाई और बालाजी बाजीराव का लड़का नारायण राव यहाँ पर गद्दी में बैठता है। नारायण राव के बाद जो है माधव नारायण राव गद्दी में बैठा। ठीक है, एंड देन उसके बाद बाजीराव 2 सिट्स ऑन द थ्रोन। तो बेसिकली अपन को ये नाम जो है याद करना कैसे है, सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है याद करने में। जैसे आपको पता है बालाजी विश्वनाथ पहला नाम तो आपको पता ही है, याद रहेगा, बालाजी विश्वनाथ, एंड देन उसके बाद बाजीराव 1। तो बेसिकली इनका लड़का जो हो गया वो इन दोनों के नाम से आ जाएगा, बालाजी बाजीराव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बालाजी बाजीराव के बाद उनका यहाँ लड़का था माधवराव, और फिर उनका एक और लड़का था नारायण राव। तो ये दोनों भाइयों की जब डेथ हो गई तो जो अगला राजा बना वो बना माधव नारायण राव।
ठीक है ना, ये हो गया। एंड देन उसके बाद बाजीराव 2, ठीक है, बाजीराव 2 सन ऑफ रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन था वो पिक्चर मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक बार पहले क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मूवी की तरफ भी ध्यान देते हैं तो आपको ये हायरार्की समझ में आएगी। बालाजी विश्वनाथ के बाद जब गद्दी पे कौन बैठे, गद्दी वो आपने देखा होगा मूवी में सीन था कि भाई अगला पेशवा कौन बनेगा, पेशवा की डेथ हो गई तो अगला पेशवा बनना था। तो यहाँ पर वो सब सामने जो है छत्रपति बैठे होते हैं, छत्रपति शाहू वाज देयर। एंड देन बेसिकली यू विल फाइंड कि उससे कहा जाता है कि दैट यू हैव टू टेल योर नॉलेज ऑफ शस्त्र, है ना, अपने आप शस्त्र से शास्त्र का, व्हाट इज द डायलॉग, कि शास्त्र से शस्त्र से शास्त्र का आप हमको ज्ञान दिखाइए, वॉट एवर इज टैलेंट दिखाइए। तो वो जो मोर का जो पंख है उसको दो भाग में तोड़ना होता है, बड़ा दूर से निशाना लगाना होता है, वो एपिसोड यहाँ पर हुआ। एंड दिस पर्सन बाजीराव वन इज नो वन बट रणवीर सिंह, ठीक है ना, ये रणवीर सिंह ही यहाँ पर ये रोल निभाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनका यहाँ पर एक भाई भी दिखाया गया मूवी में जिसका नाम है चीमाजी, इसका नाम है चीमाजी अप्पा, राइट, ये भी आपने मूवी में देखा ही होगा, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। चीमाजी अप्पा का यहाँ पर एक लड़का था और उसका नाम था सदाशिव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको ताकि आपको याद रहे, सदाशिव, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, ये चीमाजी अप्पा का यहाँ पर लड़का हो गया। अब बाजीराव आप देखोगे तो बाजीराव के यहाँ पर अगेन आप इसके लड़के देखेंगे तो कौन कौन है, वो आर द सन्स। सन की बात करेंगे तो एक तो हो गया बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव आपको पता है किस प्रकार से वो, मतलब प्रियंका क्या कहते हैं ये नाना, इन्हीं को नाना साहिब कहते थे, है ना, इन्हीं को कौन बोलते थे, नाना साहिब इन्हीं को बोलते थे, ठीक बात है। फिर एक लड़का कौन हो गया यहाँ पर बाजीराव, उनका रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है। और एक लड़का जो आप देखोगे ही इज, जो कि दीपिका पादुकोण से हुआ था, शमशेर राव। आई होप आप इन बातों को याद कर पा रहे होंगे, मूवी आपने देखी होगी तो आप रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे कि रणवीर सिंह के यहाँ पर 3 लड़के हुए थे। एक हो गया बालाजी बाजीराव, जिनको यहाँ पर नाना साहिब कहा गया, ठीक है, वो मूवी में उनको भी दिखाया गया है। प्रियंका चोपड़ा मना करती है उनको कि ऐसा मत करो भाई, अल्टीमेटली है तुम्हारे फादर हैं दीपिका पादुकोण के पीछे, तो मतलब समथिंग लाइक दिस। रघुनाथ राव और शमशेर राव यहाँ पर ये हो गए। फिर उसके बाद बाजीराव की जब डेथ होती है, बुखार आ गया उनको, बुखार आने के बाद उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद गद्दी बैठे कौन, बालाजी बाजीराव गद्दी बैठ गए, यानी कि जो उस वक्त अब छत्रपति शाहू थे, छत्रपति शाहू महाराज यहाँ पर थे, एंड ही मेड बालाजी बाजीराव द नेक्स्ट पेशवा, ठीक है, नेक्स्ट पेशवा इनको यहाँ पर बना दिया गया। नाउ ही इज ऑन द थ्रोन बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के यहाँ पर आप देखोगे तो 3 लड़के यहाँ पर हो गए। कौन कौन इनके लड़के हैं, देखो ये ध्यान रखना कि ये इनके सन है, ये सन हो गए, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यू विल फाइंड बालाजी बाजीराव के यहां पर कौन, 3 लड़के हो गए। मैं इसको इधर लिख देता हूं। एक तो लड़का आप देख रहे हैं माधव राव नारायण राव, एक तो लड़का हो गया माधव राव, एक लड़का हो गया यहां पर इनका नारायण राव, और एक लड़का यहां पर इनका कौन हो गया, वो हो गया सदाशिव राव, सॉरी एक लड़का इनका यहां पर हो गया विश्वास राव। थोड़ा देखते रहिएगा कि वो सभी का यहां पर रोल आएगा, इसलिए बता रहा हूं। अब 1761 तक बालाजी बाजीराव यहां पर जो है वो जो है गद्दी बैठे रहते हैं। पॉइंट इज ये कि इन्हीं की टेन्योर में आप देखोगे तो 3rd बैटल ऑफ पानीपत होती है ना। कैसे यहां पर क्या हुआ कि अब बालाजी बाजीराव वाज देयर एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट पेशवा आल्सो, नाना साहब बहुत बढ़िया पेशवा थे। अब मुगलों की ताकत जो है वो डिक्लाइन हो रही थी, और उस वक्त पंजाब और लाहौर की तरफ आप देखोगे तो अटैक हो रहा था अहमद शाह अब्दाली का। और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का रूलर था, उसने लाहौर में आप देखो पंजाब तक उसने अपना कंट्रोल बना लिया था, और वहां पर उसने अपने लड़के को यानी कि तिमूर को वहां पर बैठाल दिया था, ठीक है। ये हमने कहानी इतनी सा देख ली कि तिमूर को वहां बैठाल दिया। तो मुगल को ये बात सब अच्छी नहीं लग रही थी, मुगल बादशाह को अब जरूरत थी मदद की। उसने यहाँ मराठाओं से मदद मांगी, बालाजी बाजीराव से मदद मांगी कि हमें इनको यहाँ से भगाना है, यानी कि वी वांट दैट ये जो यहाँ पर बैठे हुए पंजाब में यहाँ से भागे। तो यहाँ बालाजी बाजीराव ने मदद करने को अग्री कर गया, लेकिन उसके बदले कुछ तो उसको एवज में चाहिए होगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट एक टाइप का हुआ। एक एग्रीमेंट क्या मतलब, ठीक है, ये कह दिया कि ठीक है आप हमारी मदद करो, हम आपको यहाँ पर कुछ शहरों का जो टैक्स लेने का जो है टैक्सेस, वो आपको यहाँ पहुंचा देंगे। तो वो यहाँ पर राइट जो है मराठा को मिल गया, एक तरीके से हेल्प हुआ। और फिर यहाँ पर तिमूर को भागना पड़ गया, मराठाओं का ये चढ़ाई करी मराठाओं ने। जब मराठा ने चढ़ाई करी पंजाब पे, तो पंजाब में जो तिमूर बैठा था अहमद शाह अब्दाली का लड़का, ही फ्लड अवे, वो भाग गया। जब वो भागा तो अहमद शाह अब्दाली के लिए बेइज्जती वाली बात थी कि उसके लड़के को कैसे हाथ लगाया। अहमद शाह अब्दाली आप नीचे आया तुरंत अफगानिस्तान से, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में आके
यानी स्टार्ट फाइटिंग द बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरी बैटल थी पानीपत की जो जनवरी 1761 में लड़ी गई थी। अब जनवरी 1761 बैटल लड़ी गई तो एक तरफ हम देखेंगे 1761 जनवरी में जब ये बैटल होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड जो बैटल होती है पानीपत की, ठीक है, तो उसमें अब क्या हुआ कि बाजीराव की डेथ हो गई, बाजीराव के बालाजी बाजीराव के जो भाई हैं वो अब यहां पर इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब बालाजी बाजीराव के यहां पर जो ऐसे आप देखोगे इधर कि यू विल फाइंड इनके भाई रघुनाथ राव, भाई इनका ये तो इनके लड़के हैं ना, ये सन है बालाजी बाजीराव के, ये लड़के हैं बालाजी बाजीराव के। अब ये एक तरह से भाई हो गए, बाजीराव के बेटे यानी कि बालाजी बाजीराव के भाई, तो ना, तो बाजीराव का एक बेटा बालाजी बाजीराव, तो वही बालाजी बाजीराव यहां लिखा हुआ है, उनके साथ ये उनके भाई हो गए। तो बालाजी बाजीराव इज देयर और साथ में रघुनाथ राव और शमशेर राव ये इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जाते हैं, ठीक है। साथ में आप देखोगे चिमाजी अप्पा का जो बेटा होता है सदाशिव राव, ये भी जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जाता है। दे वर वेरी गुड कमांडर्स, बहुत बढ़िया कमांडर थे, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आप देखोगे होता क्या है कि सदाशिव राव इज डेड, सदाशिव राव इज नो मोर। इसके अलावा यू विल फाइंड दैट यहाँ पर शमशेर राव इज ऑल्सो नो मोर, रघुनाथ राव यहाँ पर बचते हैं, ठीक है, रघुनाथ राव इज लेफ्ट हियर। और रघुनाथ राव यही एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आगे चल के फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होनी है, इसलिए इतनी कहानी मैं आपको यहाँ बुन रहा हूँ, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव जब ये बैटल हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ध्यान रखिएगा चिमाजी अप्पा का लड़का जो है वो यहाँ डेथ हो गया उसका, ठीक है। उसके अलावा देखोगे शमशेर राव की डेथ हो गई यहाँ पर, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ की डेथ हो गई, शमशेर राव की डेथ हो गई, ठीक है, एंड विश्वास राव की भी डेथ हो गई, यानी कि बालाजी बाजीराव का एक लड़का भी यहाँ पर मारा गया। तो ये बड़ा ट्रैजिक मोमेंट था एक पेशवा के लिए कि एक लड़का खो दिया, साथ में यहाँ पर एक भाई जो है शमशेर राव को खो दिया, ठीक है, हालांकि वो दूसरी मां से था बट एनीवे, और साथ में बालाजी बाजीराव ने अपने यहाँ पर चचेरे अपने जो चाचा के बेटे को भी खो दिया, कजन भाई को भी खो दिया। तो एक तरह से पेशवा के लिए बड़ी एक ट्रैजिक डिफीट थी ये कि यार ये बड़ा खराब यहाँ पर हुआ है। और इस बैटल के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कुछ दिन के बाद ही बालाजी बाजीराव की भी यहाँ पर डेथ हो जाती। तो अब अगला सवाल ये है कि भाई बालाजी बाजीराव इज नो मोर, ठीक है, बट हाँ हमें ये पता है बालाजी बाजीराव तो नो मोर, लेकिन माधव नारायण राव जो है अभी भी जिंदा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या इनके भाई की बात करेंगे तो रघुनाथ राव अभी भी यहाँ पर है। तो कौन अगला बादशाह, अगला पेशवा कौन बनेगा, इसके ऊपर यहाँ पर बड़ी एक जद्दोजहद वो स्टार्ट हो जाती है कि हु विल बी द नेक्स्ट पेशवा। तो डेफिनेटली बात है रघुनाथ राव जो है यहाँ पर पेशवा बनना चाहते थे, है ना, उनका कहना ये था भाई ठीक है मेरे भाई की डेथ हुई है उसके बाद मैं बनूंगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक बड़ी पॉइंट ये उठ गया कि नाउ कौन बनेगा, और इसीलिए छत्रपति शाहू महाराज जो थे, शाहू ने माधव नारायण राव को, जो कि इनका ये बड़ा बेटा था, उसको यहाँ पर पेशवा डिक्लेयर कर दिया। माधव राव इज नाउ द पेशवा। माधव राव का रूल जो है 1761 से 1772 तक यहां पर चलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि माधव राव की जब डेथ होती है तो नाउ नारायण राव गद्दी बैठता है। तो नारायण राव गद्दी बैठेगा तो इसीलिए यहां पर एक विवाद छिड़ जाता है, क्या कि माधव राव की डेथ हो गई। माधव राव की डेथ के बाद नाउ रघुनाथ राव वांटेड टू बिकम द, अब वो चाहता है कि मैं पेशवा बन जाऊं। तो वो क्या करता है, ही गोज, और वो अपने यहां पर देख रहे हो ना कि बाजीराव का ये जो है भाई रघुनाथ राव है, यानी कि नारायण राव भतीजा हुआ, रघुनाथ राव जो है वो नारायण राव को मार देता है इनफैक्ट। यानी कि रघुनाथ राव हु इज द ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव, उसने अपने भतीजे नारायण राव को मार दिया, ठीक है ना। 1 साल का ही टेन्योर दिख रहा है आपको। जब नारायण राव मर गया तो अब अगला सवाल ये बना कि अब कौन बनेगा। एंड जब जाहिर सी बात है जब उसने मार दिया तो रघुनाथ राव ने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि नाउ आई एम द पेशवा, उसने इस लिस्ट में अपना नाम डाल दिया। तो इस बात से डेफिनेटली बाकी सारे मराठा जो चीफ थे, वो मराठा जो यहाँ पर या आपके पेशवास थे या चीफ जो थे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, सब नाराज हुए कि कोई तरीका नहीं है, तुमने तो अपने भतीजे को मारकर तुम पेशवा बन रहे हो, हम अलाउ नहीं करेंगे। और यहाँ पर रघुनाथ राव अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, तो कह रहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहाँ पर पेशवा हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर माधव नारायण राव, जो अब हुआ क्या कि नारायण राव की डेथ हुई तो उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था गंगाबाई, माधव नारायण राव की लड़की थी, वाइफ थी, नारायण राव की वाइफ थी, इसका नाम था गंगाबाई। उसने एक लड़के को जन्म दिया पोस्टमसली, मतलब अपने बाप के मरने के बाद, नारायण राव के मरने के बाद गंगाबाई ने कुछ टाइम के बाद ही बच्चे को जन्म दिया। और जब ये बच्चे को जन्म दिया तो उसका नाम रखा गया सवाई माधवराव, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया गया 1.25 ऑफ माधवराव, यानी कि ये माधवराव का भी सवा है,
ऐसा उसको बोला गया। तो यहां पर नारायण राव की इसकी जो वाइफ थी उसने जन्म दिया किसको, सवाई माधवराव को। सवाई माधवराव को जो है वो यहां पर जन्म दिया। क्लियर है, ये यहां पर एक इंसिडेंट घटा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट यहां पर ये हुआ कि नारायण राव डेथ हो गई, ठीक बात है, सवाई माधवराव को जन्म दे दिया, रघुनाथ राव के प्लान्स तो खराब हो गए। भाई टेक्निकली क्या हुआ, इसके लड़के को पेशवा बनना चाहिए, लेकिन रघुनाथ राव इज नॉट विलिंग टू लीव द पेशवा। वो कह रहा है कि हम पेशवाशिप यहाँ पर जो है पेशवा ही नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ 12 जो मराठास थे, पर मराठा के अंदर जो 12 ऐसे हम कह सकते हैं लोग थे जो ये बात की मुहिम छोड़ते हैं कि हमें सवाई माधवराव को ही यहाँ पर गद्दी पे बैठाना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर चढ़ जाती है और इसको लीड करते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, ठीक है। अब होता क्या है, नाना फडणवीस की ये यहाँ पर मुहिम छिड़ती है कि भाई इनको बनना चाहिए पेशवा, और आखिरकार आप देखोगे कि वो पेशवा इनको बनवा भी देते हैं, यानी सवाई माधवराव बिकम्स द पेशवा ऑल्सो। और यहाँ पर रघुनाथ राय को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब एलिमिनेट क्या, उनको साइडलाइन करके इनको बनाया गया पेशवा यहाँ पर। ठीक है, नाउ बिकॉज जब ये माधव नारायण राव को गद्दी बैठाला तो ये माइनर थे, तो ये डेफिनेट सी बात है कि इतना माइनर हो गया कोई राजपाट तो संभाल नहीं सकता। तो ऐसे में यहाँ पर नाना फडणवीस जो है वो राजपाट को संभालते हैं इस वक्त। ठीक है, और उसके बाद जो गद्दी बैठते हैं 1796 से 1818, दैट इज बाजीराव टू। अब यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों होती है वो समझ लीजिए। होता क्या है कि जब नारायण राव की यहाँ पर हत्या करवाता है रघुनाथ राव, ठीक है ना, यानी कि इसका चाचा जो है वो हत्या करवा देता है नारायण राव की, और उसके बाद उसका सपना होता है कि मैं पेशवा बन जाऊं। ठीक है, लेकिन जब उसकी वाइफ, नारायण राव की जो वाइफ थी गंगाबाई, जब उसने एक यहाँ पर पोस्टमसली एक लड़के को जन्म दे दिया, तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ डेस्परेशन फॉर रघुनाथ राव। वो डेस्परेटली ही वांटेड टू बिकम द पेशवा, और यहाँ लड़के को जन्म देने का मतलब उसको समझ में आ गया था कि अब मेरे से फिर से पेशवाई जो है छोड़ने की बात करी जाएगी। He did not wanted to, and ऐसे में जब यहाँ पर ये नाना फडणवीस के द्वारा लीड किया गया जो ग्रुप था वो उनको हटाता है, तो वो रघुनाथ राव ही गोज टू इंग्लिश, और वो इंग्लिश से जाके मदद मांगते हैं कि तुम हमारी मदद करो पेशवा बनने में। मराठा इंग्लिश ने कहा कि बदले में हमें क्या मिलेगा, तो इंग्लिश के साथ यहाँ पर रघुनाथ राव की एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। ठीक है ना, इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, जिसके तहत मराठा इंग्लिश ने रघुनाथ राव को हेल्प करने की यहाँ पर बात कर दी, और बदले में बहुत सारी चीजें थी रघुनाथ राव को जो देनी पड़ी अंग्रेजों को। वो क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एंग्लो। अब हुआ क्यों एंग्लो मराठा वॉर, बिकॉज बाकी जो मराठास थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाई ये आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल क्यों दे रहे हैं। तो बाकी मराठाओं को, बाकी जो चीफ्स थे उनको बात अच्छी नहीं लगी कि भाई वाई इंग्लिश इज इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मराठास। एक तो ये चीज। अच्छा, एक बात और जो बतानी है आपको कि जब बाजीराव या रणवीर सिंह थे तो उन्होंने क्या किया, मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा था, तो उसको संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पर बनाया कॉन्फेडरेसीज। क्या बनाया, कॉन्फेडरेसी यहां बनाया। अब ये कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या है कि भैया जो मराठा के कुछ कुछ एरियाज थे उनको इनके अंडर डाल दिया गया, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मराठा के उस एरिया को गवर्न करेंगे और आप वहां के चीजों को एडमिनिस्टर करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो इस तरह की 5 कॉन्फेडरेसीज यहां पर बनती हुई दिखती हैं, मेजर 5 कॉन्फेडरेसीज। जैसे फॉर एग्जांपल गायकवाड्स जो है वो बड़ौदा के एरिया को देखभाल कर रहे थे अंडर द नेम ऑफ शाहू ओनली। ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इज शाहू। प्रेसिडेंट जो है उन्हीं की देखभाल में यहाँ पर उन्हीं के अंडर, उन्हीं के नाम के अंडर गायकवाड़ रूल कर रहे हैं। वैसे ही सिंधिया ग्वालियर के एरिया को देख रहे थे, भोसले नागपुर के एरिया को देख रहे थे, होलकर इंदौर को देख रहे थे, और पेशवास जो खुद वो पूना को देख रहे थे। तो ये कॉन्फेडरेसी यहाँ पर बाजीराव वन ने बना दी थी, रणवीर सिंह ने बना दी थी कि भाई बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य को अगर हमें कंट्रोल रखना है तो इस प्रकार के पेशवाही शिप को यहाँ रख दिया गया। अब बाजीराव वन के बाद बालाजी बाजीराव और फिर उसके बाद माधव राव तक देखेंगे तो ये कॉन्फेडरेसी जो है बड़ी ही यूनाइटेडली काम करती थी, बड़ा यूनाइटेड तरीके से कॉन्फेडरेसी काम कर रही थी टिल माधव नारायण राव। माधव नारायण राव तक बड़ा ही ये लोग बड़ा ही यहाँ पर मिलजुल के काम करते थे। लेकिन माधव नारायण राव के बाद जो है वो थोड़ा, जब यहाँ पर हमने देखा कि नारायण राव बने तो नारायण राव एक वीक रूलर थे और उनको मार भी दिया था रघुनाथ राव ने। तो जब वीक रूलर हुए तो जाहिर सी बात है कि अगर रूलर वीक हो गया है तो कॉन्फेडरेसीज के ऊपर से कंट्रोल भी आपका वीक हो ही जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्फेडरेसीज भी अपने आप को अब आजाद करना या फिर कॉन्फेडरेसीज भी जो है वो एक तरह से विद्रोह जो है यहाँ पर कर रही थी। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि पहला एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ है ना। इट वाज ऑन द रीजन ऑफ रघुनाथ राव को क्यों सपोर्ट किया, मराठा के इंटरनल अफेयर्स में क्यों दखल दिया। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होता है, बिकॉज हुआ क्या कि अब इन कॉन्फेडरेसीज की आपस में लड़ाई। मराठा पता क्यों हार गए, मराठा हार इसलिए गए क्योंकि वो इंटरनली बहुत क्वारल करते थे। अगर मराठास इंटरनली क्वारल नहीं करते ना तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मराठास का जो रहा उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि यू विल फाइंड
यू विल फाइंड दैट जो पेशवा था उसने ब्रदर ऑफ यशवंतराव होलकर को यहां पर एलिमिनेट कर दिया। तो पेशवा जो था उसने यशवंतराव होलकर के ब्रदर को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि मार दिया। तो इसका मतलब यहां पर देखिए, मीनवाइल पेशवा एलिमिनेटेड द ब्रदर ऑफ यशवंतराव होलकर एंड दिस लेड टू अटैक ऑन पूना बाय होलकर। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेशवा ने यहां पर होलकर जो है यशवंतराव होलकर के ब्रदर को यहां मार दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है होलकर शांत तो बैठेंगे नहीं। होलकर ने यहां पर क्या किया, अटैक कर दिया इस पे, पूना पे। तो पेशवा को लगा कि अब अपने आप को बचाने का तरीका क्या है, तो पेशवा गोज एंड ही टेक्स द हेल्प ऑफ मराठा इंग्लिश। ठीक है ना, यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा। तो पेशवा अपने आप को बचाने के लिए अब वो सब्सिडरी अलायंस जो है ब्रिटिश के साथ यहां साइन कर लेते हैं। ठीक है, पेशवा साइंस व्हाट, सब्सिडरी अलायंस, पेशवा यहां पर साइन कर लिए अंग्रेजों के साथ। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया बाकी जो यहाँ पर कॉन्फेडरेसी के चीफ्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमने थोड़ी किया है, हमने थोड़ी किया है। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्फेडरेसीज वाले जो लोग चीफ्स थे वो इस चीज को नहीं मान रहे थे, और इस तरह का जब रकस क्रिएट हुआ तो दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा के बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ पिंडारीज। अब मराठा ने क्या कर रखा था, इन पिंडारीज को अपने यहाँ आर्मी में रिक्रूट करके रखा हुआ था। ठीक है, अब बात यह है कि पेशवा इतना मजबूत नहीं है, इतनी लड़ाई वड़ाई हो नहीं रही है ना, और जाहिर सी बात है कि पिंडारीज को काम चाहिए लड़ाई, कि लड़ाई करो, खाली नहीं बैठेंगे। तो जब इनको काम धंधा नहीं मिला तो इन लोगों ने रकस क्रिएट करना शुरू कर दिया सेंट्रल इंडिया में। जब उन्होंने रकस क्रिएट किया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इनको शांत कराओ, मराठा से कहा इनको शांत कराओ, ये चलेगा नहीं, है ना। और जब इस चीज को मराठा ने कहा कि भैया ये तो हम क्या करें इस चीज में, तो अंग्रेजों ने पिंडारीज को क्रश करने की ठान ली कि इनको हम क्रश कर देंगे, हमारे कंट्री में ये रकस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कभी ब्रिटिश के इस जगह पे अटैक कर दिया, कभी वहां अटैक कर दिया। सो दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू क्रश दीज पिंडारीज। और जब ऐसा हुआ तो दिस वाज द थर्ड टाइम, मतलब ये तीसरी बार था जब मराठा ने अटैक कर दिया अंग्रेजों के ऊपर, एंड दिस वाज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये 3 एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर होती है। आई होप द एंटायर स्टोरी जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि क्या है एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, चलिए अब जरा यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर चीज़ों को देख लेंगे तो आपकी बातें सब आपको समझ में आ जाएंगी। ये पूरा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। मुगल अंपायर डिक्लाइन हो रहा था, मराठा की पावर जो है वो यहाँ पर बढ़ रही थी। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में मराठा जो है वो लाहौर तक पहुंच गए थे। अब ये लाहौर वही जगह था जहां पर आप देखोगे कि तिमूर भी बैठा हुआ था, है ना, जो अहमद शाह अब्दाली का लड़का था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई, वो भी इसलिए भी हुई, देखो यहाँ पर तिमूर जो है वो इस जगह पे था, पंजाब और लाहौर वाले एरिया में बैठा भी था, है ना। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का पूरा मैंने कहानी आपको बता दिया कैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। दे रीग्रुप्ड एंड रीगेन्ड देयर स्ट्रेंथ। तो आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई तो फिर से मराठाओं ने अपने आप को रीग्रुप किया, अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन किया। बाजीराव वन जो इनका ग्रेटेस्ट रूलर है, रणवीर सिंह की बात हो रही है, उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवाज यहाँ कहा जाता है। चीफ्स ऑफ द कॉन्फेडरेसी उसने बनाया, है ना, यानी कि बाजीराव ने वो कॉन्फेडरेसी क्रिएट कर दी। जो 5 मैंने आपको कॉन्फेडरेसी बताई, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, होलकर इंदौर से थे, है ना, सिंधिया आप देखोगे तो आपके सिंधिया वेर फ्रॉम नागपुर भोसले हो गया, ठीक है, सिंधिया ग्वालियर हो गए, और पेशवा जो है पूना अजमेर। ठीक है, तो चीफ्स ऑफ द कॉन्फेडरेसीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो बाजीराव ने बना दिए थे। अब किस प्रकार से एंट्री होती है इंग्लिश की मराठा के पॉलिटिक्स में, तो मैंने आपको ही बताया कि मराठा और इंग्लिश जो है वो क्लैश करते हैं सुप्रीमेसी के लिए, और कैसे इंग्लिश जीत जाएगा, कैसे हुआ। गवर्नमेंट इन बॉम्बे अलॉन्ग विद द लाइंस इन अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल, गवर्नमेंट इन बॉम्बे अलॉन्ग द लाइंस ऑफ अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल, डिसेंशंस ओवर अ सक्सेशन डिवाइड द मराठास। तो बेसिकली यहाँ पर मराठास डिवाइड कैसे हो गए, जब अब ये बॉम्बे में जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज बॉम्बे में थे, भाई आपको ना कलकत्ता में थे, बॉम्बे में थे, मद्रास में ज्यादातर ऐसे देखने को मिलेगा जो मेजर थे। तो गवर्नमेंट इन बॉम्बे जो थी वो यहाँ पर अब ऐसे चीजें ले रही हैं, मतलब वो चाहती है कि जैसा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में किया है ना, लोगों को डिवाइड कर दिया, है ना, उस प्रकार का चीज अब ये बॉम्बे में भी ये लोग करना चाहते हैं, है ना। अगेन मराठा वाला एरिया है बॉम्बे वाला, तो यहाँ पर भी यही चीज किया कि भाई इन मराठाओं को डिवाइड कर दो, और वही पॉलिसी जो क्लाइव ने अडॉप्ट करी थी वो मराठा के ऊपर भी अप्लाई करने की बात यहाँ पर करना शुरू कर दी गई। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों होती है, मैंने बताया माधवराव की डेथ होती है 1772 में, और सवाल यही उठता है कि कौन अगला यहाँ पर बनेगा पेशवा। तो ऐसे में नारायण राव का जो अंकल था, चाचा जो था रघुनाथ राव, वो बनना चाहता है, ही वांटेड टू बिकम द पेशवा, और इसके लिए वो अपने नेफ्यू यानी कि नारायण राव की यहाँ पर हत्या कर देता है, असैसिनेट कर देता है। लेकिन और फिर अपने आप गद्दी बिठा दिया। लेकिन नारायण राव की जो विडो थी गंगाबाई जिसका नाम था, उसने बर्थ दिया एक सन को आफ्टर हस्बैंड डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसने जन्म दे दिया, और जिसका नाम क्या था, सवाई, है ना। इसका नाम क्या रखा, सवाई, मतलब 1 1/4। माधवराव का भी 1.25 गुना है ये आदमी,
So the newborn infant was named Savai. 1.25 Madhavrao named and he was legally the next पेशवा. ऑब्वियसली बात है, लड़का है माधवराव का तो वही उसका नेक्स्ट पेशवा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पेशवा जो है बनाया गया, राइट, मतलब बनाना था, लेकिन रघुनाथ राव जो है बनने नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब रघुनाथ राव ने देखा कि हमको बनने नहीं देंगे और माधव नारायण राव को पेशवा बनाने की मुहिम थी, तो यहाँ नाना फडणवीस का नाम जो है वो आगे आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ क्या घट रहा था, ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो मैंने आपको बताई, रघुनाथ राव और साइन होती है ब्रिटिशर्स के बीच में, ये ट्रीटी भी हम देखेंगे। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ या आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या है ये भी समझते हैं। देखो जरा, रघुनाथ राव नाउ ही इज अनविलिंग, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है, वो कह रहा है मैं तो पेशवा हूं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि हु इज द लीगल पेशवा, लीगल पेशवा शुड बी माधव नारायण राव या सवाई माधव राव, ठीक है ना, वो यहां पर होना चाहिए। ही इज अनविलिंग टू लीव हिज पोजीशन, ही सॉट हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश। कहां, कौन से इंग्लिश से, एट बॉम्बे। तो जो बॉम्बे में यहां पर ब्रिटिश थे उनसे उसने हेल्प मांगी, अंग्रेज वहीं बैठे हुए, उनसे हेल्प मांगी, इन्होंने यहाँ ट्रीटी साइन करी अंग्रेजों ने, ठीक है हेल्प करेंगे, और ट्रीटी साइन हुई सूरत की 1775। लेकिन यहां पर अंडर द ट्रीटी हुआ क्या कि रघुनाथ राव को कहा गया कि तुम अपनी टेरिटरीज, अब जैसे सालसेट और बसीन, ये टेरिटरीज इंग्लिश को मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत एंड बहरूच डिस्ट्रिक्ट्स। रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी ही करी गई कि तुम सही है, तुम्हें जो है सालसेट हो गया, बसीन हो गया, है ना, ये सब एरियाज तुमको हमें देना पड़ेगा, किसको, अंग्रेज को। सूरत और बारोच वाला एरिया भी जो आप देखोगे वो देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन रिटर्न इंग्लिश क्या करेगा, इंग्लिश रघुनाथ राव को यहाँ सेना प्रोवाइड करेगा, 2500 सोल्जर्स देगा, इस तरह से वो उसको गद्दी पे बैठाने में मदद करेंगे अंग्रेज, ठीक है। अब लेकिन ये तो हो गई बॉम्बे वाले की ब्रिटिश की बात, लेकिन जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल थी, जो ब्रिटिश कैलकाटा में थी, कैलकाटा काउंसिल, ऑन द अदर हैंड उन्होंने इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते इस ट्रीटी ऑफ सूरत को, कंडेम द ट्रीटी ऑफ सूरत, और एक फ्रेश ट्रीटी साइन करी गई, ठीक है। और साथ में पहले क्या किया, ट्रीटी को, जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी उसको रिजेक्ट किया कि हम नहीं मानते, और साथ में भेजा कर्नल उपटन को टू पुणे टू एनालिट कि ट्रीटी को खत्म करो, जीरो करो, हम नहीं मानते ट्रीटी ऑफ सूरत, एंड मेक अ न्यू ट्रीटी। और ये कहा कि रघुनाथ राव के साथ नई ट्रीटी करो। इस ट्रीटी को बोला गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर, 1776, अगले ही साल साइन करी गई थी, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई रिनाउंस कर दिया जाए रघुनाथ राव एंड प्रॉमिसिंग हिम अ पेंशन, कि भैया नहीं, ये नहीं चाहिए कि हमको आप सालसेट और बसीन दे दो और कुछ पोर्शन बारूच का और सूरत का, जो नहीं, आप तो ये ट्रीटी करो कि रघुनाथ राव अगर राजा बन जाएगा तो ही विल सिंपली बी अ पेंशनर, रूल नहीं चलेगा, बस पेंशनर रहेगा, पूरा हम मराठा यहां पर कंट्रोल करेंगे। बट ट्रीटी ऑफ पुरंदर को नहीं माना गया, ट्रीटी ऑफ सूरत ही यहां पर रही, ठीक है ना। तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने कलकत्ता काउंसिल की बात नहीं मानी एंड गिव रेफ्यूज टू रघुनाथ राव को यहां पर रेफ्यूज दे दिया, ठीक है। 1777 में नाना फडणवीस जो है वायलेटेड हिज ट्रीटी विद द कैलकाटा काउंसिल, कैलकाटा काउंसिल से इन्होंने अपनी ट्रीटी यहां पर वायलेट कर दी। नाना फडणवीस वही हैं जो सदाशिव राव को, वो जो सवाई माधव राव को बनाने के लिए उतारू हैं, मतलब वो एडमेंट है कि होना पेशवा तो यही होने चाहिए, है ना। उन्होंने यहां पर अपनी ट्रीटी का वायलेशन किया, जो उनकी ट्रीटी साइन हुई होगी कैलकाटा काउंसिल के साथ, उसको वायलेट किया बाय ग्रांटिंग अ फ्रेंच पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। द इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय सेंडिंग फोर्स टुवर्ड्स पुणे। तो यहां पर इन्होंने क्या ट्रीटी का वायलेशन किया, कैलकाटा काउंसिल से जो ट्रीटी हुई थी कि भाई एक पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, तो फ्रेंच का उन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने फ्रेंच का एक पोर्ट जो है वो दे दी, एक पोर्ट जो है फ्रेंच को दे दिया, ठीक है ना। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, नाना फडणवीस ने क्या किया, ग्रांटिंग दी फ्रेंच अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट। अब सोचिए आप, मराठा ने फ्रेंच के साथ दोस्ती करना चाहिए, नाना फडणवीस ने फ्रेंच के साथ दोस्ती करना चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है अंग्रेज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। एक तो ये चीज यहां हुआ, और इसलिए इसके बदले में अंग्रेजों ने सेना भेज दी पुणे की तरफ। इंग्लिश एंड मराठा आर्मीज दोनों की यहां पर लड़ाई हुई, मेट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। तो द मराठा आर्मी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बहुत ज्यादा सोल्जर्स इनके पास थे, लेकिन इंग्लिश वाले जो थे वो ज्यादा सुपीरियर एम्यूनेशन और कैनॉन्स में थे, उनके पास ज्यादा बेटर यहाँ पर कैनॉन्स और मिलिट्री के यहाँ पर सामान थे। मराठा आर्मी वॉज कमांडेड बाय अ ब्रिलियंट जनरल नेम्ड महादजी सिंधिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने छका दिया था अंग्रेजों को, ऑल्सो नोन एज महादजी शिंदे, इन्होंने छका दिया था अंग्रेजों को। महादजी आप देखोगे ल्योड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट्स, वो घाट्स में खींच ले गए उनको, माउंटेन पासेस नियर कालेगांव, एंड ट्रैप द इंग्लिश फ्रॉम ऑल साइड्स, और हर तरफ से अंग्रेजों को घेर लिया। नाम इंपॉर्टेंट है, महादजी शिंदे, ठीक है। एंड अटैक द इंग्लिश सप्लाई बेस एट खोपाली, और जो खोपाली में या खोपली में जो यहाँ पर इंग्लिश का जो बेस था, उसको यहाँ पर महादजी शिंदे ने जो है वो एक तरह से क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है ना। मराठास आल्सो यूटिलाइज अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। अब इन्होंने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी निकाली, क्या किया उन्होंने सारे खेतों को जलाना शुरू कर दिया। खेतों को जलाने से क्या होगा, खाना नहीं मिलेगा इन अंग्रेजों को, और ये जो
कुएं थे उनको पॉइजन करना शुरू कर दिया, जहर डालना शुरू कर दिया। तो ना खाना और ना पानी, कुछ भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर अंग्रेजों को। और ऐसे में जाहिर सी बात है आर्मी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। As English began to withdraw to Talegaon, the Marathas attacked, forcing them to retreat to the village of वडगांव। और वडगांव तक जो है अंग्रेजों को वापस भगा दिया। और फिर यहां होती है वडगांव की ट्रीटी। देखो आगे आता है भी, इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से इंग्लिश को घेर लिया गया था बाय द मराठास, और उनको हर तरह से वाटर और फूड सप्लाई से कट ऑफ कर दिया गया था। इंग्लिश ने सरेंडर करना पड़ा 1779 में, और एक ट्रीटी साइन हुई यहाँ पर मराठास और इंग्लिश के बीच में। बेसिकली यहाँ पर कौन है, महादजी शिंदे हैं, जो पूरी तरह जाल बिछा के फंसा चुके हैं अंग्रेज को। यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव, दैट फोर्स्ड द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश सिंस 1775। 1775 से अंग्रेज जितनी भी यहाँ पर टेरिटरीज मराठा की ऑक्यूपाई कर चुके थे, उन्होंने यहाँ पर सब इस ट्रीटी के जरिए, ट्रीटी ऑफ वडगांव के जरिए सारी अपनी जो वो वापस मांगी कि हमको सब वापस करो यहाँ पर, ठीक है। अब फाइनली ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब एंड होती है तो ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, वह ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रगल, वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर थे, तो गवर्नर जनरल इन बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव। अब वो मानने को तैयार नहीं थे कि हम तो नहीं देंगे आपको वापस, 1775 से जो टेरिटरी हमने ऑक्यूपाई की हम आपको वापस क्यों दे। तो उन्होंने टेरिटरी को वापस देने से मना कर दिया, रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड सेंट अ लार्ज फोर्स ऑफ सोल्जर्स अंडर कर्नल गॉडार्ड। नाम इंपॉर्टेंट है कि भाई उन्होंने मना किया, हम तो ट्रीटी ऑफ वडगांव नहीं मानते हैं, उसके बदले उन्होंने एक भारी सेना भेजी अंडर कर्नल आपको नाम या पता होना चाहिए, गॉडार्ड, who captured अहमदाबाद in February 1779 and बसीन को यहां पर कैप्चर कर लिया गया 1780 में। इसी के बाद आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, ठीक है। अब क्या हुआ, अनदर बंगाल डिटैचमेंट, एक और बंगाल से डिटैचमेंट किया, आर्मी छोड़ी गई कैप्टन पोफम के अंडर। देख रहे हो, कैप्टन यहां कर्नल गोडार्ड के अंदर अटैक हुआ, अहमदाबाद कब्जा किया गया। बंगाल से एक और यहां पर टुकड़ी भेजी गई कैप्टन पोफम के अंदर, उन्होंने ग्वालियर कैप्चर कर लिया। और इन फरवरी 1781 इंग्लिश अंडर जनरल कैमैक फाइनली डिफीटेड सिंधिया एट सिप्री। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहानी जो शुरू होती थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के ट्रीटी से, पहले ट्रीटी बॉम्बे के साथ हुई, उस बॉम्बे की ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ सूरत कहा गया। उस ट्रीटी ऑफ सूरत को कलकत्ता काउंसिल ने नहीं माना और उन्होंने कहा एक फ्रेश ट्रीटी साइन करी जाए। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, जिसके हिसाब से ये था कि रघुनाथ राव को हम पेशा बनाएंगे, लेकिन फिर वो रिटायर हो जाएगा, सारा मराठा हमारे अंदर आ जाएगा, ये हुआ। लेकिन फिर इस चीज को बॉम्बे ने मना कर दिया और बॉम्बे ने रघुनाथ राव को सपोर्ट कर दिया। ये बात हमने यहां तक देखी थी, ठीक है। एंड देन वी सॉ कि किस प्रकार से जो है अटैक किया गया, राइट, अंग्रेजों के ऊपर अटैक हुआ एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। देन इंपॉर्टेंट महादजी शिंदे जो थे वो किस प्रकार से अल्लोर करते हैं अंग्रेजों को और वो घाट तक ले जाते हैं, घाट्स में पूरा खोल गए, अंग्रेज भटक गए और फिर उसको चारों तरफ से घेराबंदी करी और फिर अंग्रेजों को यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करने मजबूर किया। ट्रीटी ऑफ वडगांव को यहाँ पर नहीं माना वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे और उसके बदले उन्होंने यहाँ पर 3 टुकड़ियां भेजी, एक कर्नल गोडार्ड के अंदर, है ना, जिन्होंने अहमदाबाद कैप्चर किया, फिर एक यहाँ पर कैप्टन पोफम के अंदर जिन्होंने यहाँ पर ग्वालियर को कैप्चर किया, और फिर जनरल कैमैक के अंदर जिन्होंने यहाँ पर सिंधिया को कैप्चर किया। तो आई होप आपको ये बातें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्या क्या चीजें हुई हैं। देखो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कम कम हल्का हल्का करके पढ़ाएंगे हम लोग, वरना फैक्ट्स बहुत है। मेन प्रोविजंस क्या थे ट्रीटी ऑफ सालबाई के। अब देखो ये अगर फैक्चुअल चीज है, जाहिर सी बात है ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद, तो डेफिनेट सी बात है कुछ कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर मराठा को सीड करनी ही पड़ेंगी, है ना। समझ में आ ही रहा है क्योंकि मराठा एक तरह से यहाँ पर लूज कर गए हैं बहुत बड़ा पोर्शन, है ना, सिंधिया ग्वालियर पर अटैक हो गया है। तो सालसेट जो है वो कंटिन्यू करेगा इन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश। रघुनाथ राव ने जो कहा था कि हम दे देंगे सालसेट, तो वो रघुनाथ राव वाली बात रखी, यानी कि सालसेट जो है वो इंग्लिश के पोजीशन में रहेगा। इसके अलावा होल ऑफ द टेरिटरी जो कॉन्कर किया गया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर से 1776 से, इंक्लूडिंग बसीन, वो रिस्टोर हो जाएगा मराठास को। ये बात यहां पर बोल दी गई, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स। गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ should remain in possession of the territory which he had before the war and should serve the पेशवा as before। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसीन में यह भी बोला गया कि भाई गुजरात में जो फतेह सिंह गायकवाड़ हैं उनके पास उनकी टेरिटरी रहेगी, वो नहीं ली जाएगी, ठीक है। इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव, और ये भी अंग्रेजों को बोला कि अब आप किसी तरह से रघुनाथ राव को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड पेशवा शुड ग्रांट हिम अ मेंटेनेंस अलाउंस, और पेशवा जो है पेशवा शुड ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब रघुनाथ राव विल नॉट बी सपोर्टेड और इनको यहाँ पर मेंटेनेंस मिलना चाहिए रघुनाथ राव को, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है, भाई तो था ना पेशवा का। हैदर अली, ये भी पिक्चर में देखो आ गए, माहेश्वर पढ़ रहे थे अभी। हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ आरकॉट। अब ये एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी। अब ये भी बात मराठाओं से बोली गई,
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम देख रहे थे ना मैसूर में अलायंस चेंज हो रहे थे, हैदर अली कभी मराठा के साथ मिल जाता था, मिला लेता था मराठाओं को, कभी निजाम को मिलाता था। तो यहाँ पर यही बोला गया मराठाओं से कि हैदर अली जो है उसको रिटर्न करने पड़ेंगे अपने सारे टेरिटरीज जो लिए हैं उसने इंग्लिश से एंड द नवाब ऑफ आरकॉट से, जो आरकॉट पर घेराबंदी हो गई थी। तो ये बात बोली गई। इंग्लिश शुड एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ एट ट्रेड एज बिफोर, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसे के वैसे ट्रेड होगा। पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन, पेशवा जो है वो किसी भी यूरोपियन नेशन को, जैसे अभी यहाँ पे बात आ गई थी कि फ्रेंच को ये पोर्ट दे दिया था जिसकी वजह से अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा था। पेशवा एंड द इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल एलाइज शुड रिमेन एट पीस विद वन अनदर, और जो भी एलाइज हैं यानी पेशवा के दोस्त और यहाँ पर इंग्लिश के दोस्त वो भी आपस में पीस में रहें, उनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। महाज डी सिंधिया जो आखिरी में यहाँ पर आए थे, ट्रीटी जो बहुत घुमाया था उन्होंने, शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। इनको यहां पर बनाया गया कि ही इज द पर्सन जो ये देखेंगे कि ट्रीटी यहां पर फुल्ली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये था इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ बसीन, सॉरी ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो साइन हुई थी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर है? ये सारे फैक्ट्स है दोस्तों जिसको ना आपको याद ही करना पड़ेगा, या इसको बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा। कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर बता दिया मैंने क्यों हुई, बिकॉज यशवंत राव होलकर को एलिमिनेट कर दिया था पेशवा ने। ठीक है, वही बातें लिखेंगी। तो आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण, पेशवा माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड इन 1795, और फिर बाजीराव टू जो है वो द वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव, रघुनाथ राव तो नहीं बन पाया लेकिन उसका लड़का जो है वो यहाँ पर पेशवा बनता है, इज वर्थलेस बिकम्स द पेशवा। तो ये पिक्चर जो है वो यहाँ पर आती है माधव नारायण राव के बाद, हम लोग देख रहे थे दिस वन कि माधव नारायण राव के बाद यू विल फाइंड बाजीराव टू, ही इज द लिखा हुआ है सन ऑफ रघुनाथ राव एंड इज अ वेरी वर्थलेस, यहाँ पेशवा जो है वो बनता है। ठीक है, नाउ आगे क्या, नाना फडणवीस, वही वाली बात है, नाना फडणवीस जो पूरी मुहिम चला रहे थे। नाना फडणवीस बेसिकली आप देखोगे तो ही इज अ वेरी बिटर फो ऑफ बाजीराव टू। बाजीराव टू जो है किसका लड़का है, रघुनाथ राव का लड़का है ना, और रघुनाथ राव के खिलाफ ही ये फडणवीस, नाना फडणवीस जो है मुहिम चला रहे थे कि हमको सवाई माधव राव को ही पेशवा बनाना है, और रघुनाथ राव नहीं बनना चाह रहा, रघुनाथ राव पेशवा बना हुआ था। तो बाहर सी बात है जब नाना फडणवीस की दुश्मनी रघुनाथ राव से है तो उसके बेटे से तो होगी होगी, ठीक है ना। सो नाना फडणवीस अ बिटर फो ऑफ बाजीराव टू बिकेम द चीफ मिनिस्टर। अब सोचो बाजीराव टू इज नाउ द पेशवा, आप इमेजिन करिए सिचुएशन, पेशवा इज ही और नाना फडणवीस इज नाउ द चीफ मिनिस्टर। भाई क्या होना है, आप समझ रहे हो इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी हो रही है मराठास की। तो ऐसे में तो मुश्किल ही हो जाएगा ना कि पूरा परचम लहराना, राइट। द डिसेंशंस अमंग द मराठास हो चुके थे, इंग्लिश यही चाहता था कि आपस में लड़ बैठे, और यहाँ पर पेशवा अलग है और यहाँ पर मिनिस्टर्स अलग हो गया। तो यहाँ पर डिसेंशंस अमंग द मराठास प्रोवाइडेड द इंग्लिश को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भैया इंटरनल अफेयर्स में दखल देते हैं। डेथ ऑफ नाना फडणवीस हो गई, जब नाना फडणवीस की डेथ हुई 1800 में, गेव ब्रिटिश एन एडेड एडवांटेज, एक और एडवांटेज उनको मिल गया कि एक आदमी जो मजबूत था वो आदमी में यहाँ पर इनका अब नहीं रहा। 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। 1801 में पेशवा ब्रूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव होलकर, ये कहानी जो मैं आपको बता रहा था ना, है ना। 1801 में क्या हुआ, पेशवा जो था उसने क्या किया, ब्रूटली मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ जसवंत राव, ऑल्सो कॉल्ड यशवंत राव बाय सम हिस्टोरियंस, है ना। इसका यहाँ पर जो कर दिया विथुजी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम याद रखना, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पेशवा ने क्या किया, मर्डर कर दिया ब्रदर ऑफ जसवंत राव, कहीं कहीं आपको यशवंत राव मिलेगा, तो यशवंत राव होलकर है, जसवंत राव होलकर के भाई विथु जी का यहाँ मर्डर कर दिया पेशवा ने। जाहिर सी बात है पेशवाज होलकर शाम तो बैठेंगे नहीं। फ्यूरियस यशवंत राव एरिड हिज फोर्सेस, इकट्ठा किया फोर्सेस और कंबाइंड आर्मीज ने यहाँ पर ऑफ सिंधिया एंड बाजीराव टू। अब ये ध्यान रखिए, अब यहाँ कॉन्फेडरेसीज आपस में अलायंस बना रही हैं। तो फ्यूरियस जसवंत राव होलकर यानी होलकर जो है, होलकर ने क्या किया, होलकर ने अपनी फोर्सेस जुटाई, एरिड हिज फोर्सेस अगेंस्ट हुम कंबाइंड आर्मीज ऑफ, देखो सिंधिया और पुणे एक साथ आ गए, सिंधिया और पुणे के ऊपर एक साथ यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, द टर्मोइल कंटिन्यूड अक्टूबर 25, 1802 तक। आप देखो कब तक लड़ाई चलती रही। जसवंत राव डिफीटेड द आर्मीज ऑफ पेशवा एंड सिंधिया, इनको हरा दिया डिसाइसिवली एट कहां पर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, हडासपर नियर पूना, एंड प्लेस्ड विनायक राव हु इज बेसिकली द सन ऑफ अमृताव द पेशवाज सीट। और पेशवा गद्दी पे यहाँ पर अब जसवंत राव होलकर ने विनायक राव को यहाँ पर बैठा दिया। बात समझ में आ रहा है। बाजीराव टू घबरा गया, क्या करे, और अब वो गया अंग्रेजों से मदद मांगने, और अंग्रेजों ने उसकी मदद करने के लिए फिर रेडी हो गए। ट्रीटी ऑफ साइन करी गई है सालबाई, और ट्रीटी ऑफ सालबाई में कहा गया कि अब आप हेल्प नहीं करोगे, यू विल नॉट इंटरफियर, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने फिर से ये काम किया। और बाजीराव टू जब गया हसीन हेल्प मांगने इंग्लिश से, तो एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। इंपॉर्टेंट है 1802, प्लीज याद करिएगा इस ट्रीटी को,
इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ बसीन। पहली ट्रीटी जब हेल्प करने के लिए करी गई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत थी, ठीक है ना। और फाइनली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये जो ट्रीटी साइन हुई, बाजीराव टू इज गोइंग टू टेक आस्क हेल्प फ्रॉम इंग्लिश, और ये ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ बसीन 1802। ये सारी ट्रीटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत क्या क्या चीजें थी। अब पेशवा ने कहा भैया मदद कर दो, चाहे कुछ भी जो मांगना वो ले लो। तो यहां पर पेशवा ने जब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी तो क्या क्या चीजों को एग्री किया। टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि एक हमारी कंपनी की इन्फेंट्री, कंपनी का एक आर्मी जो है वो आपके कोर्ट में रहेगा, एक तो ये। दूसरा, टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग एन इनकम ऑफ 26 लाख, वो टेरिटरी कंपनी को दे दो जहां तक 26 लाख की इनकम आ रही हो, ये बात बोली गई बसीन में। सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, सूरत भी आप अंग्रेजों को दे दो। गिव अप ऑल द क्लेम्स ऑफ चौथ, जो आप भी चौथ कलेक्ट कर रहे हो, है ना, निजाम के डोमिनियन से, यानी कि निजाम जो हैदराबाद जो था उसके डोमिनियन पे आप जो भी चौथ ले रहे हो, है ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, वो सब आप क्लेम दे छोड़ दो, सारा कलेक्शन इंग्लिश करेगा। टू एक्सेप्ट द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस, कहीं भी कोई डिफरेंस आए तो हमेशा कंपनी की यहाँ पर आर्बिट्रेशन सुनी जाएगी। नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट, यूरोपियंस को आप अपने कोर्ट में नहीं रखोगे, ये बात बोल दी गई बाजीराव टू को, यानी कि मराठाओं को। टू सब्जेक्ट हिज रिलेशंस विद अदर स्टेट्स से जो रिलेशन होगा वो टू द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ही होगा, अंग्रेजों के हिसाब से और अंग्रेजों के पूछने के बाद ही होगा। ट्रीटी ऑफ बसीन में एक तरह से समझ में ये आ रहा है कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में तो वैसे ही यहाँ पर दिक्कत हो गई थी मराठाओं को, इंटरनल डिस्प्यूट्स हो ही गया है, लेकिन जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होने के कगार पे है, बसीन साइन हो गई है, बसीन साइन होगी तो फिर से एक बार मराठाओं, ये अंग्रेजों पर आरोप लगेगा कि आप इंटरनल अफेयर्स ऑफ मराठा में दखल दे रहे हैं, और यहाँ पर अब और ज़्यादा चीज़ें बिखरेंगी, होने वाला है। और वैसे भी बसीन के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेजों ने पेशवा से मांग ली है, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो रिड्यूस टू वेसलेज, सिंपल सी बात है, क्या बचा, पेशवा बचा ही क्या, एक वेसल हो गया, खाली वेसल स्टेट की तरह बन के रह गया अंग्रेजों का, है ना, एक ट्रिब्यूटरी स्टेट का ऐसा बन के रह गया। आफ्टर द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, सिंधिया भोसले अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस। अब यहां पर पेशवा ने साइन कर दिया सब्सिडरी अलायंस, ठीक है भैया हम सब्सिडी एक्सेप्ट करते हैं और हम आपके अंडर हैं, लेकिन इसी बात को जो दूसरे कॉन्फेडरेसी वाले थे, सिंधिया थे, है ना, भोसले थे, वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मराठा की इंडिपेंडेंस को अभी भी चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम वेसल स्टेट बन के रह जाएं, ठीक है। बट द वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ इंग्लिश की आर्मी वेल प्रिपेयर्ड थी अंडर आर्थर वेलेस्ली, जो वेलेस्ली के भाई थे, लॉर्ड वेलेस्ली के डिफीट कर दिया यहाँ पर कंबाइंड आर्मीज ऑफ सिंधिया और भोसले को, एंड फोर्स देम टू कंक्लूड सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटीज विद इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन हुई, भोसले की अलग हुई और सिंधियास की अलग हुई, ठीक है ना। अभी नीचे नाम भी आएगा, देखो डिफीट ऑफ भोसले जब हुआ, ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधिया की हार हुई, ट्रीटी साइन हुई ट्रीटी ऑफ ट्रीटी साइन हुई सूरंजियन, सही नहीं दिख रहा मुझे, ब्लर हो रहा है, सूरजियन जनगांव, ठीक है। एंड देन ओके, डिफीट ऑफ होलकर जब हुआ, ट्रीटी साइन हुई यहाँ पर राजपुर घाट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, मराठास वर डिफीटेड, रिड्यूस टू ब्रिटिश वैसलेज, यानी कि सिर्फ वैसल स्टेट बनके यहाँ मराठास रह गए थे। तो यहाँ पर मराठास की पावर बहुत कम हो गई है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ आएंगे, यहाँ पर जो इशू है वो पिंडारीज का है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो वही है, पिंडारीज जो है वो कई सारी कास्ट और कई सारी क्लासेस जो है वो पिंडारीज उससे मिलके बनते हैं, है ना। उनको अटैक किया गया था टू मराठा आर्मी एज मर्सनरीज, ठीक है, उनको मराठा की आर्मी में ऐड कर दिया था। व्हेन द मराठास बिकेम वीक, जब मराठा कमजोर पड़े तो पिंडारीज जो है उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही थी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। अब ये लोग ऐसे लोग थे, इनको हर वक्त चाहिए, हर वक्त इनकी तलवार चलती रहनी चाहिए, ऐसे आदमी, अब इनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, तो दे स्टार्टेड प्लंडरिंग द नेबरिंग टेरिटरीज, ठीक है, इंक्लूडिंग उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी यहाँ पर हमला करना स्टार्ट किया। ऐसे में अंग्रेजों ने चमका दिया कि भैया समझ लो, अंग्रेजों ने कहा कि मराठाओं को चार्ज द मराठास विद गिविंग शेल्टर टू पिंडारीज, ये तुम ऐसे लोगों को क्यों यहाँ पर शरण दे रहे हो, ऐसे लोगों को, पिंडारीज को जो इतना हल्ला हल्ला कर रहे हैं देश में। पिंडारी के लीडर यहाँ पर थे जैसे आमिर खान, करीम खान, सरेंडर्ड वाइल चिट्टू खान फ्लड इनटू द जंगल्स, ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है पिंडारीज की तरफ से, ठीक है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन वाज एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस, मराठा स्टार्टेड टू फील वेरी सफोकेटिंग। तो दो यहाँ पर रीजंस थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के, एक तो क्या, इशू ऑफ पिंडारीज का इशू, ठीक है, शॉर्ट में याद रखिएगा, और दूसरा पिंडारीज के साथ नाम याद रखिएगा, आमिर खान, करीम खान, देन उसके बाद चित्तू खान, ये। और दूसरा जो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में था, वो दूसरा इशू क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ बसीन बहुत ही सफोकेटिंग हो गई थी, ट्रीटी ऑफ बसीन बड़ी सफोकेटिंग हो गई थी अंग्रेजों के लिए, मराठास के लिए, और वो एक मौका ढूंढ रहे थे कैसे यार इन अंग्रेजों को भगाएं हम यहाँ पर,
और उनको मौका तब मिला जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर पिंडारीज पे अटैक करेंगे, उनको क्रश कर देंगे। ऐसे में यहाँ पर दे अटैक्ड, मराठाज ने एक बार फिर से अपने आप को रिजॉइन किया, कॉन्फेडरेसी साथ आई, अटैक किया, बट वो हार गए। एंड दिस वाज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक्शन लिया पिंडारीज के खिलाफ, वही बात, क्रश करने के लिए, है ना। और जब क्रश करने के लिए अटैक किया पिंडारीज पे, तो मराठा ने को लगा ये तो हमारे गिरबान में हाथ डालना हो गया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर यहाँ पर हाथ उठा दिया, है ना, ये चीज हुआ, राइट। रिपेंटेंट बाजीराव टू, अब इसने कहा कि अब ये आखिरी बार मौका लेते हैं, हम कोशिश करते हैं। बाजीराव टू ने यहाँ पर एक बार फिर से मेट लास्ट बिड, आखिरी बार ये दाव खेला 1817 में, फिर रैली किया उसने मराठा चीफ्स को अगेंस्ट इंग्लिश इन कोर्स ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। लेकिन कुछ खास इससे फायदा हुआ नहीं। पेशवा ने अटैक किया ब्रिटिश रेसिडेंसी को पूना में, है ना। अप्पा साहिब ऑफ नागपुर अटैक द रेसिडेंसी एट नागपुर, अलग अलग जगह अटैक हो रहा है। देखो, पेशवा ने अटैक किया ब्रिटिश रेसिडेंसी पूना में, अप्पा साहिब ऑफ नागपुर ने अटैक किया नागपुर में। बट बाय देन मराठास बहुत कुछ खो चुके थे, ज्यादा पावर उनके पास थी नहीं, है ना, और उनका सब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है बहुत इनएफिशिएंट हो चुका था। एंड आफ्टर दैट ऑफ जसवंत राव होलकर की डेथ भी हो गई, वही एक आदमी था जो थोड़ा कर रहा था। तुलसी बाई जो है वो गद्दी बैठती हैं, एंड शी इज नॉट एबल टू डू फंक्शन वेरी नाइसली। इंटेलिजेंट थी लेकिन वो कुछ गलत लोगों की संगत में थी। तुलसी बाई द होलकर्स फेवरेट मिस्ट्रेस जो थी, है ना, होलकर की, जसवंतराव होलकर की फेवरेट मिस्ट्रेस थी तुलसी बाई। वो केम टू हेम ऑफ अफेयर्स इन पूना, पूना में आप देखभाल तुलसी बाई कर रही है, एंड शी इज अंडर रॉन्ग कनेक्शंस, है ना। दो अ क्लेवर लेडी, इंटेलिजेंट वुमेन, बट वो बलराम सेठ और आमिर खान जैसे लोग अनवर्दी मैन के इन्फ्लुएंस में रही और ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। भोसले एट नागपुर एंड सिंधिया एट ग्वालियर हैड ऑल्सो बिकम वीक, वो भी वीक हो गए थे। एंड इंग्लिश ने फिर यहाँ पर विगरसली इनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पर। So English striking back vigorously succeeded in not allowing the Peshwa to exert his authority again on the Maratha Confederacy, and फिर यहाँ से काम खत्म हो गया। पेशवा was defeated at खिरकी, भोसले at सीताबुल्डी एंड होलकर at महिदपुर। ये यहाँ पर जो है पेशवा जो है यहाँ पर खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, जैसे देखिए ट्रीटी ऑफ पूना पेशवा के साथ, क्योंकि उन्होंने पेशवा पे पूना में अटैक किया था। सिंधिया ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ मंदसौर होलकर के अगेंस्ट यहाँ पर हुई। 1818 तक पेशवा फाइनली सरेंडर कर जाते हैं, पेशवाशिप खत्म कर दी गई, पेशवाशिप अबॉलिश हो गई, नो मोर पेशवाज नाउ। पेशवा बाजीराव जो था बिकेम अ ब्रिटिश रिटेनर, और उसको बिथुर भेज दिया गया कानपुर के पास कि तुम वहीं जाके रहो, अब यहाँ नहीं रहोगे। प्रताप सिंह जो था लीनियल डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी वॉज मेड रूलर ऑफ अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी सतारा का जो है उसको यहाँ पर रूलर बना दिया, और फॉर्म्ड आउट ऑफ पेशवाज डोमिनियन। हाँ, पेशवा रह रहे थे, पेशवा के ही जमीनों में से, पेशवा के डोमिनियन में से ही सतारा का ये एरिया था, जहां पर आप प्रताप सिंह को देखोगे उसको यहाँ पर गद्दी पे बैठाल दिया गया। गद्दी क्या बैठाल दिया गया, उसको एक तरह से स्मॉल प्रिंसिपैलिटी का यहाँ पर जो है उसके ऊपर उसको दे दिया गया। तो मराठा लूज क्यों करे, ये हमने बात समझ ली। इंटरनल बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, है ना, उसके अलावा भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो थी ही। अंग्रेज फायदा उठा रहे थे, उनके पास बेटर राइवलरीज, बेटर उनके पास वो थे हथियार थे, ऑल दीज वर द रीजंस, है ना। इनेप्ट लीडरशिप, लीडर उतनी इनेप्ट नहीं थी इनके पास। इफेक्टिव नेचर था मराठा स्टेट का, पॉलिटिकल सेटअप इनका लूज था। कॉन्फेडरेसीज, अगर पेशवाईशिप लूज हो, हल्की पड़ जाएगी तो कॉन्फेडरेसीज भी अलग हो जाती, वही हुआ। इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम कंपैरेटिव टू अंग्रेज, हम इनका इंफीरियर था। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी, बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, है ना। इनका इंग्लिश का डिप्लोमेसी गजब की थी, और प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, इंग्लिश का आउटलुक बड़ा प्रोग्रेसिव था। वो कब्जा करना चाहते थे, वो एडवांस करना चाहते थे, और मराठास के जो बाद के रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव यहाँ पर नहीं थे, एंड दिस वॉज द रीजन वो यहाँ पर क्यों हारते हैं। तो इसके साथ हमारा ये आज का जो पार्ट है वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारा जो बचता है वो एंग्लो सिख वॉर देखेंगे हम लोग, और छोटा सा एक पोर्शन है सिंध का कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ वो देखेंगे, और जो लास्ट पोर्शन है कि भाई अंग्रेजों के रिलेशंस भारत के नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे थे, नेबरिंग स्टेट के साथ कैसे थे, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सबको डिस्कस करके हम लोग पार्ट 3 में इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।